हेलो एवरीवन। तो इस कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमें दिखाते हैं एक टॉप स्टार को जो कि एक के पॉप आइडल है और उसका नाम है मिन रंजू। रंजू इस टाइम पर के पॉप इंडस्ट्री पर राज कर रही है और वो टॉप की फीमेल स्टार्स में से एक है। ऑल्दो वो ऊपर से बहुत एरोगेंट और रूड दिखाई देती है, लेकिन वो मन की बहुत अच्छी और बहुत स्वीट है। और इसके साथ साथ हमें उसके मैनेजर को भी दिखाते हैं जिसका नाम है सोजन। और फिर इनसे कहानी शिफ्ट होती है जोसन आइलैंड की तरफ, जो कि सेउल से बहुत दूर एक छोटा सा शहर है। और यहाँ पर उसकी एक क्रेजी फैन रहती है और इस क्रेजी फैन का नाम है मोका। मोका इस टाइम पर 15 इयर्स की है और एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है। और मोका का तो क्लेम ये है कि वो इस दुनिया में रंजू की सबसे बड़ी फैन है और वो उसकी पहली और उसकी आखिरी फैन भी रहेगी। मोका का बस इतना ही सपना है कि वो सेउल जाए, जाकर रंजू को मिले और उसके सामने गाना भी गाए। वो भी उसी की तरह से एक टॉप स्टार बनना चाहती थी। रंजू उसकी आइडियल थी। यहीं पर ही हमें दिखाते हैं कि मोका की क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है कीहू। और कीहू वैसे तो बहुत ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय है, लेकिन वो पैसे का बहुत मतलबी है। वो छोटे छोटे कामों के पीछे लोगों से पैसे लिया करता था, जैसा कि स्कूल से वापसी पर किसी को अपनी साइकिल पर राइड दे दी तो उससे पैसे ले लिए, किसी को अपनी फोन की बैटरी उधार दे दी तो उससे पैसे ले लिए। और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो मौका को बहुत कंजूस और सेल्फिश दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक कंपटीशन के लिए उसे अपनी सिंगिंग करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास अच्छा कैमरा नहीं था, और अच्छा कैमरा और एडिटिंग के सारे फन अगर उसकी क्लास में कोई जानता था तो वो सिर्फ और सिर्फ कीहू था। लेकिन कीहू बेचारा इतना मीन क्यों होता था पैसे के पीछे? उसकी वजह ये थी कि उसके डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो एक्चुअली एक साइकोपैथ थे। जब वो घर आते थे तो उसे बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि बेचारे को लगता था कि उसकी जान ही निकाल लेंगे। और वो पैसे जमा कर रहा था क्योंकि किसी तरह से वो उनको छोड़कर इस घर से भागना चाहता था। अब एक दिन मोका कीहू के पास आती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम मेरी एक म्यूजिक वीडियो बना दो और उसके साथ साथ उसे एडिट भी कर दो, क्योंकि मैं इसे रंजू की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहती हूँ। वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था और वो लोग नए टैलेंट्स को हंट कर रहे थे। यहाँ उसने अपनी तरफ से तो रंजू के फेवरेट डैफोडिल्स लगाए हुए थे, लेकिन कीहू उसे कहता है कि डैफोडिल्स नहीं बल्कि आलू के फूल हैं, जो कि दिखने में डैफोडिल्स जैसे लगते हैं। अब कीहू उसकी बहुत अच्छी सी एक म्यूजिक वीडियो शूट कर लेता है और उसके बाद वो उसे एडिटिंग भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर कीहू उससे कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर बहुत एनवी फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक फ्री सोल हो जिसे कोई टेंशन नहीं, बस उसकी जिंदगी में चिल ही चिल है और मस्ती करना। लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ ऊपर से दिखता था, अंदर से मोका बहुत ज्यादा हर्ट थी। उसके डैड भी उस पर डोमेस्टिक वायोलेंस किया करते थे, उसकी कोई मम्मी नहीं थी और वो अकेली हमेशा अपने डैड के ड्रंक होने के बाद उनकी मारपीट का निशाना बनती थी। और वो आकर उसका MP3 प्लेयर भी तोड़ दिया करते थे और उसकी सारी म्यूजिक एल्बम्स भी, जो भी वो कलेक्शन किया करती थी। और साथ ही साथ उसे कहते थे कि तुमने स्टार बनने का सपना नहीं देखना। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर एक दफा मोका पुलिस को कॉल भी कर देती है। अब उनके घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ था, जिस टाइम पर कीहू उसे उसकी बनाई हुई वही म्यूजिक वीडियो देने के लिए आया था। वो देखता है तो मोका के शरीर पर भी उसी तरह के घाव थे जिस तरह के अपने डैड की मारपीट की वजह से कीहू के जिस्म पर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कौन था? कॉप था वही मिस्टर जंग, जो कि कीहू का डैड था, और वो खुद भी अपने बेटे के साथ इसी तरह का बर्ताव करता था, तो उसे ये कोई भी स्पेशल बात नहीं लगती। वो उल्टा उस बच्ची को ही डांट देता है और मोका से कहता है कि तुम्हारे डैड है, तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इनसे अभी के अभी सुलह करो और सॉरी भी करो, क्या आंदा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। और वो जबरदस्ती उनकी सुलह कराकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आंदा तुम कंप्लेंट भी कभी ना करना, ये तुम्हारे डैड हैं और इनका तुम पर अधिकार बनता है। अब मोका बेचारी तो जैसे हिम्मत ही हार गई थी। शाम को उसके रेस्टोरेंट पर कीहू आता है और उसे वही वीडियो फाइल देता है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रंजू की वीडियो देखती रहती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये भी जोसन आइलैंड से है, ये यहाँ से चली गई सेउल में, और उसके बाद इसने अपना डायलेक्ट भी चेंज कर लिया और अपना नेम भी। मैं भी इसी जैसी बनना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पर ही काट दिए गए हैं। अब कीहू से ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो घर जाता है और अपनी तरफ से डेडलाइन खत्म होने से पहले ही रंजू की वेबसाइट पर उसकी वीडियो अपलोड कर देता है और कंपटीशन में भाग लेता है, अपना नंबर भी डाल देता है। जब रंजू उसकी ये वीडियो देखती है तो उसे वो फर्स्ट टाइम ही क्लिक कर गई थी, और वैसे भी बैकग्राउंड में नजारा तो उसके होमलैंड का ही था। उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये लड़की रंजू की एक दूसरी झलक है और वो उसे एक चांस देने का फैसला करती है। लेकिन आजकल रंजू की लाइफ में कुछ डिफरेंट चल रहा था। वो अपनी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद किसी नई एजेंसी को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई सूटेबल पर्सन नहीं मिल रहा था।
ना ही कोई अच्छी ऑफर थी। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे कहता है कि अगर मैं ऑफर दूं तो क्या आप मेरी एजेंसी ज्वाइन करेंगी। वो खुद एक नई एजेंसी खोलना चाहता था। रंजू बहुत सीधी सादी थी और यहाँ पर वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती और कुछ शर्तें भी रखती है, जिनमें से एक ये थी कि ये जो नई कंपनी स्टार्ट की जा रही है इसके 50% शेयर रंजू को मिल जाएंगे अगर उसकी एल्बम्स की 20 मिलियन सेल्स हो गई तो। सृजन यहाँ पर बहुत ही शांत स्वभाव का और एक ऑनेस्ट पर्सन दिखाई दे रहा था। वो बहुत खुश होता है कि इतनी बड़ी टॉप स्टार ने जरा भी अकड़ नहीं दिखाई और उसकी नई एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन रंजू के साथ आगे आगे क्या होगा ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। जबकि उधर मौका को सिलेक्ट कर लिया गया था और कीहू को कॉल आती है। वो मौका से बात कराता है, लेकिन वो कह देती है कि मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शौक में बनाई थी, मेरा से उलाने का कोई भी इरादा नहीं है। वो बेचारी मन ही मन में टूट गई थी। उसे लगता था कि वो अपने डैड के पिंजरे से कभी भी आजादी हासिल नहीं कर सकेगी। यहाँ पर कीहू उसे समझ सकता था क्योंकि उसके साथ भी तो यही सारा कुछ हो रहा था। कीहू को लगता था कि वो खुद तो पता नहीं कब आजाद हो पाए, लेकिन वो किसी की हेल्प तो कर सकता है ना। वो जाता है और मौका से कहता है कि यह है मेरे घर का एड्रेस, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम पर कोई दोबारा से अटैक कर रहा है और तुम इस सब से जान छुड़ाना चाहती हो तो तुम मेरे घर पर आ जाना। ब्लू विंडो है, 2 दफा टैप करना और मैं तुम्हें इस सब से बचाकर तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें सियोल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और फिर से वही होता है। मौका पर उसके डैड ड्रंक होकर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार उसे कीहू की बातें याद आ रही थी। उसे एक सहारा नजर आता है और आगे सियोल में अपना एक ब्राइट फ्यूचर भी। तो वो ऐसा करती है कि खिड़की से छलांग लगाती है और भाग जाती है। वो कीहू की विंडो पर 2 दफा टैप करती है और वो मानो जैसे इंतजार में ही बैठा हुआ था। वो अपनी विंडो खोलता है और पूरी तैयारी के साथ बाहर आता है। बेचारी मौका उस वक्त नंगे पैर थी, तो अपने शूज उसे दे देता है और कहता है कि सियोल जाते ही तुम्हें नए दिला दूंगा। अब वो दोनों फेरी स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ से उनकी सुबह ही सुबह की टिकट थी जिसके थ्रू उन्होंने सियोल पहुंच जाना है। लेकिन मॉर्निंग में उठते ही मौका के डैड को पता चल जाता है कि उनकी बेटी गायब हो गई है। वो जगह जगह उसे तलाश कर रहे थे और कुछ लोगों के थ्रू पता चलता है कि वो कीहू के साथ दिखाई दी है। अब वो जैसे ही फेरी स्टेशन पहुंचते तो उस टाइम पर कीहू ने उसके डैड को गुस्से से भरे हुए वहां आते हुए देख लिया था। तो वो मौका को एक साइड पर बिठा देता है और कहता है कि अब यहाँ से आगे का सफर तुमने खुद ही तय करना है और ये याद रखो कि सियोल जाकर बहुत सक्सेसफुल बनना, मुझसे वादा करो। तुम भी रंजू की तरह अपना नाम बदल लेना और यहाँ के सारे लोगों को भूल जाना, मुझे भी भूल जाना। एक्चुअली उसने रंजू के मैनेजर मिस्टर सुजन से बात कर ली थी और उन्होंने एक जगह पर पहुंचने के लिए उनको टाइम भी दे दिया था। वो उसी जगह पहुंचने का उसे एड्रेस भी बता देता है और फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। जाते ही उसके डैड को ब्लॉक करता है। वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत हेल्दी थे, उसे बहुत मारते हैं और अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो मार खा खा के बेचारा बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है, लेकिन उसके डैड को रोकने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इन दी एंड वो कहाँ तक रेजिस्ट करता, हार जाता है और उसके डैड अपनी बेटी के सर पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही वो इतने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में आ जाती है कि सब कुछ छोड़कर वहां से भाग रही थी। और फिर यहाँ पर मौका की और उसके डैड की लड़ाई होती है और वो पानी में छलांग लगा देती है और बस फिर उसके बाद से मौका का कुछ भी पता नहीं था। रेस्क्यू टीम्स उसे इधर उधर तलाश करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ना तो उसकी बॉडी मिली थी और ना ही उसके सर्वाइवल के कोई भी निशान। एक्चुअली मौका एक अबंडेंट आइलैंड पर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किलें झेलना पड़ती हैं और फिर वो किसी जगह पर तलाश करती करती कुछ फूलों को देखती है तो पता चलता है कि डैफोडिल्स नहीं बल्कि वही आलू के फूल हैं जिनके बारे में कीहू ने उसे बताया था। और वो यहाँ पर आलू की फसल देखकर काफी खुश हो जाती है। अब उसने खुद को सरवाइव करना तो सीख लिया था थोड़े दिनों में। वहाँ पर वो बीच पर एक डेड बॉडी देखती है जो कि उसके डैड की थी। ये देखकर वो काफी देर तक रोती है। उसे अपने डैड से आजादी तो चाहिए थी, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर बस साल पे साल बीतते चले जाते हैं। उस जंगल में अकेले ही मौका ने सरवाइव करना सीख लिया था। वो आलू खाती थी या फिर फिश पकड़कर उसे पकाकर खा लिया करती थी। बस इसी तरह से उसकी जिंदगी के इतने साल बीत चुके थे। और फिर इसके साथ ही हमें सियोल का एक सीन दिखाते हैं। यहाँ पर 2 भाई थे और एक क्यूट सी फैमिली। 2 भाई थे जिनमें से एक का नाम वुहाक था और दूसरे का नाम ग्योल था। वो एक रिपोर्टर था जबकि ग्योल एक एंटरटेनमेंट शो का प्रोड्यूसर था। और ये दोनों एक दफा वॉलंटियर वर्क पर सफाई करने के लिए आइलैंड्स पर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि वही अबंडेंट आइलैंड है जिस पर एक लड़की बहुत सालों से किसी की हेल्प का इंतजार कर रही है। यहाँ पर वो अपना ड्रोन उतार कर जगह जगह कचरा तलाश करने के बहाने वहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर रहा था कि यहीं पर उस ड्रोन पर नजर पड़ती है मौका की। मौका ने इस तरह की चीज पहले कभी भी नहीं देखी थी। इस तरह के ड्रोन उसके वहाँ से गायब होने के बाद ही आम हुए थे।
वो इस चीज को पकड़ने की कोशिश करती है और इसके पीछे दौड़ती रहती है और इन दी एंड वो ड्रोन को नीचे गिरा लेती है और बस उसके पीछे पीछे वो हाक भी दौड़ता दौड़ता वहाँ पहुँच जाता है और मौका की शक्ल देखने वाली थी। उसने फर्स्ट टाइम इतने अरसे में कोई ह्यूमन बीइंग देखा था। वो तो उसे देखते ही गले लगा लेती है और रोने लगती है। अब फाइनली उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और यहाँ पर जब वो खाना टेस्ट करती है तो इसे इतनी खुशी होती है, इतने सालों बाद उसने आलू के अलावा कुछ और खाया था। इसी बीच जैसे वो सिविलाइजेशन ही भूल चुकी थी। उसे 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया था उसी आइलैंड पर रहते रहते। बहुत सी चीजें थी जो कि उसे बहुत न्यू लग रही थी और ऐसा लगता था कि जैसे मेंटली तौर पर तो वो ही 15 साल की मौका ही रह गई है। केवल बहुत स्वीट था। जब वो उसके टूटे फूटे शूज देखता है जो कि उसे एक्चुअली कीहू ने लेकर दिए थे, तो वो उसे चेंज करा के उसे नए स्नीकर्स पहनाता है और वो भी उसका थैंक्स करती है। अब उसके बाद ऑफ कोर्स वो तो एक रिपोर्टर था, उसने यही स्टोरी अपने चैनल पर भी चला दी थी और उसके बाद मोका को एक आइडेंटिटी भी मिल गई थी और उसका आईडी। पर यहाँ पर वो पर प्रेशर था कि किस वजह से उसने अपना आइलैंड छोड़ा है। अब इसी की कहानी वो जाकर उससे भी पूछने लगता है। तो वो उसे बताती है कि ये कहानी रंजू के नाम से शुरू होती है। मैं दूसरी रंजू बनना चाहती थी और इसीलिए अपना आइलैंड छोड़ कर गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे कहाँ रहना होगा, इसी बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थी। वो सोचती है कि जाकर कीहू को तलाश किया जाए, तो अपने ही आइलैंड पर पहुंच जाती है। वो हाक उसके साथ था, लेकिन जब वो अपने डैड का रेस्टोरेंट देखती है तो उसके रेस्टोरेंट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था जो कि उसके दूर के अंकल्स लगते थे। वो उसे वहाँ से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे इस पर कोई अधिकार नहीं, इसे हमने अपनी मेहनत से डेवलप किया है। लेकिन वो तो इस आइलैंड पर कोई अधिकार जमाने के लिए आई भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ कीहू का पता करने के लिए आई थी, जिसके बारे में उसे काफी निराश होना पड़ता है। उसे पता चलता है कि वो कई अरसा उसके लिए पागलों की तरह जगह जगह तलाश करता रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसे नहीं मिली थी तो उसके अपने डैड से भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और कहा जाता है कि उसने एक क्राइम भी किया था और उसके बाद वो यहाँ से भाग गया था। उसका इतने सालों में कोई अता पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। अब मौका को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने आइलैंड पर रहे तो किसके पास रहे। वो फैसला करती है कि वो सेओल जाएगी। आखिर को सेओल जाने के लिए ही तो उसने इतने साल उस अबंडेंट आइलैंड पर गुजारे हैं। उसके इतने सालों की मेहनत बर्बाद होते, वो वापस उस पॉइंट पर नहीं आना चाहती थी, तो वो सेओल जाने का फैसला करती है। वो हाक तो बहुत काइंड हार्टेड था। उनके घर का ऊपर वाला पोर्शन अभी खाली था और उसे उन्होंने रेंट पर देना था, लेकिन तब तक के लिए वो उसे चोरी चोरी वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और वो उसके हाथ में बहुत सारा खाना देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। इतने अरसे बाद उसने अच्छी चीज़ टेस्ट की थी। अब जब वो कीहू की कहानी वो को सुनाती है तो वो को लगने लगता है कि जैसे कीहू कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। मुझे भी तो अपने हाई स्कूल के बाद की कोई भी यादें नहीं है। उसके सिर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से जब उसने बेहोशी के बाद आंखें खोली थी तो उसे अपना भाई भी अजनबी लग रहा था, अपने मॉम डैड भी। और जब भी उसे लगता था कि मैं मौका को देखता हूँ, मुझे फील होता है कि मेरा उससे एक अजीब सा कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन इसी बात को लेकर गियोल उसे डांट देता है और कहता है कि इस बारे में सोचना भी ना, तुम कीहू नहीं हो, तुम ज्यादा फिल्मी ड्रामे मत देखो। अब हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली रंजू इतने सालों में अपने स्टारडॉम को अब फेस कर रही है। उसके ऊपर बहुत बुरा टाइम आया और वो क्राइसिस में जा रही है और अपने स्टारडॉम को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अपने फेम और पॉपुलैरिटी को गिरता देख देख उसने अब शराब और सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब कोई उसे मुंह भी नहीं लगाता। वो बस छोटे छोटे फंक्शंस में दूर जाकर किसी गांव में ही गाने गाया करती थी। आज उसका एक जगह पर एक कॉन्सर्ट था छोटा सा और उसी जगह पर मौका भी उसे देखने के लिए जा रही थी और उसने बहुत सारे ग्रीन बलून्स भी रखे हुए थे जो कि उसके टीनेज के ज़माने में रंजू के फैंस यूज़ किया करते थे। वो भी उसके साथ था। उसे उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि जैसे ये लड़की उम्र में कभी बड़ी ही नहीं हुई, ये आज भी वही 15 साल की लड़की लग रही है। अब स्टेज पर जब लोग तैयारी कर रहे थे तो पता चलता है कि किसी वजह से उनका प्लेयर ख़राब हो गया है और वो लोग एक सिंगर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि रंजू अब खुद गाना नहीं गाती, वो सिर्फ और सिर्फ लिप सिंग किया करती है। तो वो ऑफर करती है कि मैं उसके लिए बैकग्राउंड में गाना गाऊंगी, वो सिर्फ लिप सिंग ही कर दे। और इस टाइम पर रंजू जो कि बहुत परेशान थी वो आती है शराब के नशे में धुत होकर। वो जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है तो उसे लगता है कि शायद मुझे कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, इतने सारे मेरे फैंस कहाँ से आए। दोबारा से वही ग्रीन बलून्स, लेकिन उसके लिए ये सारा कुछ एक स्पेशल पर्सन कर रहा था जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन थी और वो थी मोका, जो कि बैकग्राउंड में उसके लिए गाना गाती है और वो इतना अच्छा गा रही थी कि कोई पहचान ही नहीं सक रहा था कि ये रंजू की जवानी की आवाज़ है या फिर कोई और गा रहा है। एक ब्रिलियंट सी परफॉर्मेंस के बाद जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो रंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो वापस जाती है। मौका से उसका नाम पूछती है और पूछते ही उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। मौका का तो इतना बड़ा सपना पूरा हुआ था, रंजू को मिल लिया था और उसने उसे गले भी लगाया था। ये देखते ही उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर इसके साथ ही हमें एक बात पता चलती है फ्लैशबैक के थ्रू, और वो ये थी कि सेओजन
एकदम सेल्फिश और 2 नंबर पर्सन निकला था। उसने जैसे ही रंजू को यूज कर लिया था और अपनी कंपनी, अपनी एजेंसी को एकदम फेम के टॉप पर ले गया था, तो उसी टाइम पर उसने रंजू को अबंडन कर दिया था। जानबूझकर उसकी फ्लॉप्स कराता था और फ्लॉप के बाद उसे रियलाइज कराता था कि तुम अब यूजलेस हो चुकी हो, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका। और इसके साथ ही वो नए स्टार्स को ले आया था। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इस वजह से कर रहा था क्योंकि रंजू की एल्बम्स 20 मिलियन के करीब ही पहुंच चुकी थी और अगर वो लिमिट अचीव कर लेती तो उसके बाद कंपनी के आधे शेयर्स उसके नाम हो जाते। ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि उससे बड़ा सेल्फिश इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बस उसने रंजू बेचारी का बुरा हाल किया हुआ था, उसे कर्जों में डुबो दिया था और उसे सिगरेट और शराब के नशे में ही बेहोश रखा करता था। लेकिन रिसेंट जो परफॉर्मेंस रंजू ने की थी वो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है और इसी वजह से गियोल जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ के शो के डायरेक्टर ने फैसला किया था कि हम जिस नए स्टार को लेना चाहते हैं, आई थिंक ठीक टाइम है। रंजू आजकल पॉपुलैरिटी में जा रही है, उसी को ही लेकर आते हैं अपने शो में। जबकि रंजू बेचारी पर तो इतना बुरा टाइम चल रहा था कि उसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मुश्किल से ही मिलती थी और आज भी उसकी गाड़ी कहीं और ही निकल जाती है और वो वापस आकर मोखा से ही लिफ्ट मांगती है और इसके साथ ही वो मोखा के घर पर भी आ जाती है जो कि वूहा के घर के ऊपर था। अब जैसे ही गियोल ये सारा कुछ देखता तो हैरान रह जाता है और वो को थोड़ा बहुत डांटता भी है कि तुमने इसे चोरी चोरी क्यों यहाँ पर जगह दी है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही स्ट्रिक्ट बना करता था, मन का वो भी बहुत अच्छा था और वो को दिखाए बगैर चोरी चोरी वो मोका की बहुत केयर करता था और रंजू से भी बहुत रिस्पेक्ट से मिलता है। यहाँ पर मोका और रंजू दोनों दिल की बहुत सारी बातें करती हैं। मोका उसे बताती है कि एक दफा मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ही ले लूं और मैंने पानी में छलांग भी लगा दी थी, लेकिन वहां पर मुझे एक आइस बॉक्स तैरता हुआ दिखाई दिया जिसकी क्यूरियोसिटी में वो वापस ऊपर आ गई और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कुछ ऐसा था कि उसकी वजह से मैंने जान ना देने का फैसला किया। एक्चुअली उस आइस बॉक्स में एक रामायण का पैकेट था जो कि बेशक एक्सपायर था, लेकिन इतने सालों में वो आलू के अलावा दुनिया का बाकी टेस्ट ट्राई करना चाहती थी और उससे पहले वो नहीं मरना चाहती थी। वो वही रामायण पका कर खाती है और उसके बाद उसका मन बदल जाता है, उसका दिल करता है कि वो वापस दुनिया की रंगीनियों में जाए। रंजू कहने लगती है कि तुम भी मेरी लाइफ में उसी आइस बॉक्स की तरह हो मोका। आज जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तुम्हें देखकर दोबारा से अपनी रंगीनियों और पॉपुलैरिटी में वापस जाना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें कीहू के डैड को दिखाते हैं। कॉप जांग इस टाइम पर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे क्योंकि उनके कीहू ने जाने से पहले उन पर एक केस कर दिया था जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर उनकी जॉब उनसे छीन ली गई थी। और आज वो एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ बैठे हुए होते हैं और अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि जिस तरह से मोका वापस आई है उसी तरह से मेरा बेटा कीहू भी जरूर वापस आएगा। लेकिन वो किसी अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं ये कह रहे थे क्योंकि वो एक साइकोपैथ थे और उन्हें लगता था कि मेरे बेटे ने एक क्राइम किया है और मुझसे मेरी पुलिस की नौकरी भी उसी की वजह से छीनी गई है, तो मैं उसे ढूंढूंगा और उससे जरूर बदला लूंगा। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो इंश्योरेंस एजेंट एक्चुअली उसे इतना पता है कि कीहू इस टाइम पर जिंदा है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कहीं पर छुप कर रह रहा है, अपने डैड से कभी भी नहीं मिलना चाहता। जबकि दूसरी तरफ रंजू और मोका ने सारी रात बैठकर खूब ड्रिंक किया था और उसके बाद सुबह सुबह रंजू को पता चलता है कि उसने वो की मॉम और डैड को बहुत सारा एडवांस भी दे दिया था। वो भी उसी घर में शेयरिंग करके मोका के साथ ही रहना चाहती थी। जब उसे याद आता है कि उसने रात को कितना शोर मचाया था और कितना बवाल किया था और साथ ही साथ उसने सेओजिन को वीडियो कॉल भी की थी और उसे बहुत ज्यादा धमकियां भी दी थी और बोला था कि देखना मेरे 20 मिलियन एल्बम्स हो जाएंगी और उसके बाद ये कंपनी आधी मेरी और इस एजेंसी में रहकर मैं जब इसकी बॉस बनूंगी तो मेजर शेयर होल्डर्स के नाते मैं ही ऑडिशंस दिया करूंगी और देखना मैं इस लड़की मोका को स्टार बना कर ही रहूंगी। अब वो सोचने लगती है कि मैंने ये सारा कुछ क्या कर दिया, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए अगर मुझसे हैंडल नहीं होती तो। लेकिन इसके साथ ही होश में आती है उसकी जब सेओजिन से बात होती है तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मोका से एक दफा ऑडिशन ही ले लो, इसका दिल रखने के लिए 10 मिनट अपने निकाल लो, बेशक तुम इसे ना रखना क्योंकि उसकी एज ज्यादा हो चुकी थी और इस एज में कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सकता। आइडल की एक एज लिमिट होती है जो कि इस टाइम पर मोका की तो क्रॉस हो चुकी थी। लेकिन रंजू को उससे बहुत सिंपथीज थी और इसीलिए वो उसका मन रखने के लिए सेओजिन से रिक्वेस्ट कर रही थी और उनकी यही बातें पीछे खड़ी मोका भी सुन लेती है और उसे रंजू को लेकर बहुत बुरा फील होता है कि बेचारी इतना तड़प तड़प कर रिक्वेस्ट कर रही थी, वो मन की कितनी अच्छी है और उस पर कितना बुरा टाइम आ रहा है। अब नेक्स्ट डे ही रंजू मोका को अपने साथ लेकर उसी एजेंसी के बाहर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आरजे एंटरटेनमेंट का साइन बोर्ड ही चेंज किया जा रहा है। आरजे रंजू के नाम का निकनेम था, लेकिन अब उसे सेओजिन ने कोई नया ही नाम दे दिया था। लेकिन ये देखकर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन वो बहुत घायल हुई थी।
सर्जन जरा भी लिहाज नहीं करता और मोका से कहता है कि देखो तुम्हारी स्टार बनने की कोई लिमिट नहीं है। मुझसे रिक्वेस्ट तो बहुत किया रंजू ने, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारा ऑडिशन नहीं ले सकता। अब रंजू उसे बाहर भेजती है और उन दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सर्जन रंजू से कहता है कि देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ इस लड़की के साथ कि इसे तुम्हारी मैनेजर बना दूं, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई पोस्ट नहीं है। उनकी ये सारी बातें बाहर खड़ी मोका भी सुन रही थी और उसे ये सुनकर जरा भी दिक्कत नहीं होती ये समझने में कि ये सारा कुछ करने के लिए एक्चुअली सर्जन बहुत डरा हुआ है। वो क्लेवर नहीं बल्कि एक डरपोक इंसान है जो कि डरता है कि रंजू कहीं दोबारा से पॉपुलैरिटी ना कमा ले, उसकी 20 मिलियन एल्बम्स ना कहीं सेल हो जाए, वरना ये कंपनी आधी उसके हाथ से निकल जाएगी। और यही वो मोमेंट था कि मोका ने फैसला ले लिया था। वो अभी भी माइंड से एक टीनेजर थी और ये फैसला लेने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं होती। वो कहती है कि ठीक है मैं सारा कुछ समझ गई और मुझे अब आइडल बनना भी नहीं है क्योंकि मेरी उम्र निकल चुकी। अब मैं रंजू मैडम की मैनेजर ही बनकर रहूंगी। अब घर आकर वो सारी कैलकुलेशन करती है और उसे पता चलता है कि 85,000 का नंबर रहता है। अगर इतनी एल्बम्स और सेल हो गई तो इसका मतलब है कि रंजू की 20 मिलियन हो जाएंगी। और वो कहती है कि मैं इनकी मैनेजर हूँ, मैं इनको किसी ना किसी तरह से इस पॉइंट पर पहुंचा ही दूंगी। उसी समय गियोल कहने लगता है कि अगर तुम रंजू की मैनेजर हो तो मैं तो तुम्हारी ही तलाश में था। उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि हम इसे अपने शो में कास्ट करना चाहते हैं। जबकि उधर रंजू को आज सर्जन पर बहुत गुस्सा था। वो उसकी मीटिंग में इंटरप्ट करती है और जाकर उसके चश्मे भी उतार कर तोड़ देती है कि ये सिर्फ तुमने मैच्योर होने के लिए लगाए हैं, पर तुम मैच्योर बिल्कुल भी नहीं हो। और अनाउंसमेंट कर देती है सबके सामने कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लॉज है और वो ये कि अगर मेरे 20 मिलियन हो गए तो ये कंपनी आधी मेरी हो जाएगी और मैं यहाँ की CEO बन जाऊंगी। पर सर्जन को लगता था कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 साल में उसकी सिर्फ 20,000 कॉपीज ही सेल हुई थी, तो अब 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ये कैसे 85,000 की सेल्स कराएगी। अब रंजू से चैलेंज करके घर तो आ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये टारगेट अचीव कैसे होना है। इतने में उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत बड़े शो की ऑफर है, तो वो इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला करती है क्योंकि इसके थ्रू उसे हाइप मिलेगी और उसकी एल्बम्स दोबारा से सेल होने लग जाएंगी। यहाँ पर बातों ही बातों में रंजू उससे कहने लगती है कि तुम कीहू को तलाश कर रही हो ना। एक्चुअली मैं एक दफ़ा कीहू से मिली हूँ। वो लड़का बहुत सालों पहले फैंस की तरह से मेरी विंडो के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल फ़ैन नहीं है। तो एक दिन बर्फ़ में ठिठुरते हुए मैं उसके पास गई थी तो उसने मुझे एक पैगाम दिया था और वो था तुम्हारे लिए कि अगर कभी आपको एक लड़की मोका नाम की मिले तो प्लीज़ आप उससे अच्छे से मिलना और उसे गले भी लगाना, क्योंकि वो इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी फ़ैन है। और जैसे ही उस दिन परफॉर्मेंस के बाद रंजू ने उसका नाम मोका सुना था तो उसे गले लगा लिया था। ये सारा कुछ कीहू की वजह से ही हो रहा था। ये सुनते ही मोका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वही समय याद आने लगता है। अब वो जब शौक में सिंगिंग किया करती थी तो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और इतनी ज़बरदस्त थी कि अक्सर वो और गियोल दोनों पीछे खड़े होकर सुना करते थे। अब एक दफ़ा रंजू शो को लेकर बहुत सारी डिस्कशन गियोल के साथ कर रही थी, तो यहाँ पर वो कहती है कि एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन ऐड कराना चाहती हूँ और वो ये है कि शो के बाद मुझसे एक मैसेज देने के लिए पूछा जाएगा और वो मैसेज मैं अपनी मैनेजर के लिए करना चाहती हूँ। मोका का एक बचपन का फ्रेंड है, वो उसे तलाश करना चाहती है और इस मैसेज के थ्रू शायद उसे तलाश करता हुआ वापस पहुंच जाए, लेकिन गियोल उसे मना कर देता है और कहता है कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। मोका कहती है कि मेरी पर्सनल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि शायद उस लड़के कीहू को फर्क पड़ता हो। अब गियोल से मोका तो बहुत अच्छी दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा से बहुत रूड और साइलेंट सा रहता था, अपने काम से मतलब रखने वाला, और इसी वजह से मोका को अक्सर इस पर काफी गुस्सा आता था और वो सोचने लगती है कि इसके पास पैसा है, ये प्रोड्यूसर है, इसीलिए इतना नखरे वाला है और मैं बिल्कुल कंगाल फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास, वरना मैं भी इसे नखरा दिखाती। और इतने में उसे पता चलता है कि वो और गियोल के मॉम डैड के हेयर सैलून में आजकल एक एम्प्लॉय की उन्हें ज़रूरत है, एक पार्ट टाइम वर्कर की, तो वहीं पर जाकर जॉब करने की बात करती है ताकि वो कुछ पैसा तो कमा सके। अब एक दफ़ा वो सुनता है कि गियोल फ़ोन पर मोका से बात कर रहा है और उसे कहता है कि स्मार्टफोन तो ले लिए, अब एक ईमेल भी बना लो, मैं तुम्हें फाइल्स कैसे सेंड किया करूँगा। और वो उसे इतना रूडली ये सारा कुछ कह रहा था कि इतने में वो आता है और गियोल को काफी डांटता है और कहता है कि वो लड़की जिसने अपने इतने साल आइलैंड पर बिता दिए हैं, तुम उसके साथ कितना रूडली बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और फिर वही खाना लेकर वो अपने घर पर चला जाता है। आगे देखता है तो मोका काम कर रही थी, तो वो उससे कहने लगता है कि अकेला खाने को मेरा मन नहीं किया, तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मोका यहाँ पर उससे कहती है कि अभी तक क्यों मुझे तलाश करता हुआ नहीं आया, ऑल्दो न्यूज़ पर हर तरफ मेरी ही खबरें फैली हुई थी कि मैं वापस आ गई हूँ, तो उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। शायद वो मुझे भुला चुका है या फिर
वो मर चुका है। ये कहते हुए वो बहुत सैड थी, लेकिन इतने में वो उससे कहता है कि एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और वो ये है कि जिस तरह से बचपन में मुझे सिर पर चोट लगी थी और मेरी कोई मेमोरीज नहीं है हाई स्कूल से पहले की, शायद ऐसा ही कुछ तुम्हारे कीहू के साथ भी हुआ हो। अब ये सुनकर उसे कुछ तो तसल्ली होती है और वो सोचने लगती है कि एटलीस्ट वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा होगा अगर ऐसा हुआ हो तो। फिर वो उसे बताती है कि इस आइलैंड पर उसने जब इतने साल बिताए थे तो वो रोजाना अकेले ही खाना खाती थी और उसे अकेले खाना खाने का दर्द बहुत बुरा लगता है। एक दफा उसने एक सी गर्ल से दोस्ती कर ली थी और उस गर्ल को उसने अपने पास पटाकर साथ बिठा लिया था बहुत सारी आदत डालने के बाद, और जब भी वो खाना खाती थी तो वो उसे भी आलू दिया करती थी और वो उसका डाइनिंग पार्टनर बन गया था। वो उससे कहने लगती है कि अकेले खाने का दर्द बहुत बुरा है, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले होगे और किसी के साथ खाना खाना चाहते हो तो मुझे एक दफा बुला लेना, मैं जहाँ भी हुई सारा कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेओजन ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह से रंजू को उस रियलिटी शो वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करने दे, लेकिन फिर भी उन्होंने कास्ट कर लिया था, तो अब वो उसके रास्ते में और रुकावटें डालना चाहता था। यहाँ पर एक बात हमें और भी पता चलती है, किसी शो की जो पुरानी प्रोड्यूसर थी उसकी रंजू के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के टॉप पर होती थी तब वो जब भी उनके साथ शोज करने आती थी तो बहुत नखरे दिखाती थी। कभी एयर प्यूरीफायर मांग लेती थी तो कभी कभी दीवार को तोड़कर उसके लिए खिड़की भी बनानी पड़ती थी फ्रेश एयर की खातिर। पर ग्योल कहता है वैसे ये तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पर बहुत पॉल्यूटेड एयर है, रंजू की वजह से हमें भी एक एयर प्यूरीफायर मिल गया। वेल, अब जब रंजू शो के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर सेओजन ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, उसके लिए एक स्पेशल स्टाइलिस्ट भी भेजी है, और तो और उसे प्रमोट करने के लिए वो वहाँ पर लोगों में खाना भी बांट रहा है। ये सब देखकर उसे कुछ ना कुछ फिशी लगने लगता है और मोका उसे कहती है कि आप इसके जाल में मत फंसना। जब मैं आइलैंड पर थी तब वहाँ पर एक फ्रूट होता था जो कि दिखने में बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट लगता था, लेकिन जब उसे खाते थे तो उसके थ्रू मैं सख्त बीमार हो गई थी और इतनी बीमार के मरती मरती बहुत मुश्किल से बची थी। इस टाइम पर सेओजन भी आपके लिए वही फ्रूट है जो कि जहरीला है, लेकिन ऊपर से देखकर आपको टेम्प्ट करना पड़ता है। वेल, यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि एक्चुअली रंजू के वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग हुई है। ये राज उसने और किसी को भी नहीं बताया सिवाय अपने डॉक्टर के। उसने सर्जरी भी कराई थी लेकिन फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अब उसकी आवाज पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी मौका उसे अपनी आवाज देगी बैकग्राउंड में जाकर, और जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तो उसी टाइम पर मिस्टर पार्क आ गया था जो कि सेओजन का राइट हैंड था, और उसने उनको ऐसा करते हुए तैयारी करते हुए देख लिया था। उसने वीडियो भी बना ली थी। लेकिन जब शो स्टार्ट होता है तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। पर्दे के पीछे से मौका ही थी जो कि रंजू की आवाज निकालती थी, लेकिन जाकर रंजू ही सारी दुनिया के सामने आती थी और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी कि बिल्कुल उसकी जवानी की आवाज उसकी अब की आवाज से मैच करती है। इसका मतलब है कि वो एवरग्रीन स्टार है। वेल, उसके शो की पहली एपिसोड बहुत अच्छी गई थी और रेटिंग्स आसमान पर जा रही थी। यहाँ पर वो शो के एंड पर वही मैसेज देती है कि मेरी एक मैनेजर है जिसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था और उसका नाम कीहू था। अगर कीहू कहीं पे भी ये मैसेज सुन रहा है तो प्लीज मौका को कांटेक्ट करें, वो बहुत सालों बाद उसका वेट कर रही है। और एक्चुअली ये शो कोई और नहीं बल्कि कीहू के डैड देख लेते हैं, मिस्टर जॉन, जिनके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है। वेल, अब ये शो बहुत अच्छा गया था और उसके बाद रंजू को जगह जगह से कॉल्स भी आने लगती है और वो लोग जो उसे मुंह भी नहीं लगाते थे उसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ दोबारा से उसकी चापलूसी करना स्टार्ट हो चुके थे। और रंजू को ऐसे लगने लगता है कि शायद वो मरते दम तक एक टॉप स्टार ही रहेगी और वो अपना नाम डूबता हुआ नहीं देख सकती थी, वो चढ़ते सूरज के साथ ही डूबना चाहती थी। वेल, इतने में वू हाक को कोई कांटेक्ट करता है और उसके पास एक डिलीवरी आई थी जिसमें उसके पास फ्लावर्स थे और साथ ही साथ एक कार्ड था जो कि कीहू की तरफ से था और उस पर लिखा हुआ था कि वो मोका को एक जगह पर मिलना चाहता है, एक सबवे स्टेशन के बाहर। मोका जैसे ही सुनती है तो वो तो खुशी से पागल हो जाती है, दौड़ती हुई आती है और वही मैसेज और फ्लावर्स आकर वू से ले लेती है। उसे लग रहा था कि उसका इतने सालों का इंतजार ओवर हुआ, फाइनली वो अपने फर्स्ट लव कीहू से मिलने के लिए जा रही थी, जबकि वो तो सैड होकर रह गया था। वो सोचता था कि शायद मैं ही कीहू हूँगा, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। वो यही बात गियोल को भी बताता है और कहता है कि मैं कीहू हो ही नहीं सकता क्योंकि असली कीहू आ गया है और उसी से मिलने के लिए आज मौका सबवे स्टेशन जा रही है। ये सुनते ही गियोल एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो असली कीहू है, कोई भी मैसेज भेज सकता है, और दौड़ता हुआ जाता है क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी मौका की सुरक्षा की। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि उसके चले जाने के बाद वो थोड़ा एडिटिंग का काम करा रहा था। इतने में वो कुछ जानी मानी सी आवाज सुनता है जिसमें कोई आदमी
अपने बेटे को डांट रहा था। ये सुनते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ थोड़ी थोड़ी पुरानी सी यादें आ रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे उसके डैड भी उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। और इतने में वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि जैसे उसकी यादें यही हैं। उसकी यादों में कीहू का नाम पुकारा जा रहा था और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये कीहू मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि जिसने मोका को बुलाया था वो तो कोई ट्रैप। अब उसके साथ ही हमें रंजू को दिखाते हैं जो कि आज सोजन से मिलने के लिए गई हुई थी। सोजन उससे कहता है कि तुम जो भी सपने देख रही हो उन सब पर गिव अप कर दो। मैं इतनी मेहनत से बनाई हुई एस्टैब्लिश की हुई कंपनी तुम्हारे हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। तुमने जितना फेम लेना है ले लो, लेकिन कंपनी का ऑनर तो मैं हूँ। मैंने तुम्हारी एल्बम्स को हटा दिया है, अब उनकी सेल्स होंगी ही नहीं। वो सोचने लगती है कि मैंने जितना सोचा था कि तुम मीनो, तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। क्या तुमसे ज्यादा कोई गिर सकता है? उसी टाइम पर मोका भी सबवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी और उसे वहां पर कोई दिखाई देता है और वो थे वही कीहू के डैड, जो कि बहुत मिस्टीरियस और डेंजरस इंसान दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते ही वो डरती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो गिर गई थी। इतने में रेन कोट में एक लड़का आता है जो कि उसका हाथ थामता है और उसे अपने साथ भगा कर लेकर चला जाता है। मिस्टर जंग उन लोगों का बहुत पीछा करते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो लोग छुप गए थे। फाइनली मोका को वो लड़का बचाकर एक साइड पर ले जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम कीहू हो, लेकिन जब वो अपना कोट हटाता है तो गियोल था। वो उसे कहता है कि तुम कितनी पागल हो, ऐसे ही किसी के बुलाने पर तुम चली आई। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो? मुझे तो वो के थ्रू पता चला था कि तुम यहाँ पर हो, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए चला आया। यही वजह थी कि मैंने तुम लोगों को रोका था कि इस तरह के क्वेश्चंस शो में नहीं करने और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है। यहाँ पर गियोल अपने ऊपर से कोट उतारता है और उसके ऊपर पहना देता है। एक्चुअली गियोल बहुत स्वीट था, लेकिन उसके सामने वो दोबारा से रूडली एक्ट करने लगता है और कहता है कि तुमसे पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब वो दोनों जब कैब में वापस जा रहे थे तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें मेरी क्यों फिक्र हो रही थी, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और ऐसे अनसुनी कर देता है कि जैसे उसे नींद आ रही है और वो उससे बात ही नहीं करना चाहता। इतने में उसी पॉइंट पर वो भी पहुंच जाता है। वो मोका को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो सुरक्षित है और वापस जा रही है, लेकिन वहीं पर ही उसे मिस्टर जंग दिखाई देते हैं। उसे पता चला था मोका के थ्रू कि वहाँ पर कीहू नहीं बल्कि उसका डैड आया था और ये देखते ही उसे याद आने लगता है कि मुझे अभी जो यादें आई थी उसमें इसी आदमी का फेस दिखाई देता था। तो वो उसी आदमी का पीछा करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर जंग कहाँ पर रहते हैं। अब ये सारा कुछ देखकर वो बहुत रोता है। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी की रियलिटी क्या है। इतने में वो गाड़ी में बैठा जब रो रहा था तो वो मोका को कॉल करता है। मोका उससे कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए नीचे आती है तो पता चलता है कि वो रो रहा था, तो उसे दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती। वो एक स्वीट हार्ट थी। तो यहाँ पर वो रोते रोते उसे हक कर लेता है और एक फ्रेंड की तरह वो उसके कंधे पर सर रखकर काफी देर तक रोता रहता, लेकिन उसे रीजन नहीं बताता। एक्चुअली उसके माइंड में एक क्वेश्चन था कि क्या उसकी फैमिली उसकी रियल फैमिली है? अगर ऐसा है तो उसे कौन सी यादें आ रही थी? ये सब क्या है? अब वो घर पर जाते ही गियोल से कहता है कि मैं मिस्टर जंग के खिलाफ एक रिपोर्ट कराऊंगा कि उसने एक लड़की को ट्रैप करके उस पर हमला करने की कोशिश की थी। पर गियोल ये सुनते ही डर जाता है और कहता है कि इस सब में मत पड़ना, कोई FIR कराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ, वो कह देंगे कि मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। पर जिस तरह से गियोल यहाँ पर तड़प उठा था उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत गहरा राज जानता है। अब नेक्स्ट डे वो नीचे आता है और मोका से उसका फोन लेता है। उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में वो अपना नंबर डाल देता है। साथ साथ उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमारा नंबर भी डाल दो, 5 नंबरों की लिस्ट होती है ना। मोका को इतना सारा प्यार मिल रहा था, उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन ये लोग बहुत स्वीट थे। उनकी स्वीटनेस देखकर वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या आप लोग प्लीज अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में मेरा नंबर डालोगे? कभी भी किसी को भी हेल्प चाहिए होगी मैं दौड़ती हुई आ जाऊंगी। आजकल मोका बहुत मेहनत कर रही थी और उसने ड्राइविंग भी सीख ली थी। साथ ही साथ जैसे उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता तो वो खुश हो जाती है कि अब कंपनी रंजू के मैनेजर को भी गाड़ी दे देगी और उसके थ्रू रंजू को जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही उसे पता चलता है कि रंजू की एल्बम्स वहां से निकाली जा रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर सोजन से बात करना चाहती थी, लेकिन इतने में मिस्टर पार्क उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास भी सबूत हैं। रंजू ने खुद गाना नहीं गाया था, बल्कि उसने लिपसिंग की थी और गाना बैकग्राउंड में तुमने गाया था। वो उसे जैसे ही वीडियो सबूत दिखाता है तो उसे शांत होना पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारी अब एक कमजोरी मेरे पास है और मैं जब चाहूँ तुम लोगों को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। रंजू उस टाइम पर मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए गई हुई थी, क्योंकि रंजू की बहुत सारी एल्बम्स उनकी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही रिलीज हुई थी। वो चाहती थी कि उनको रिलीज किया जाए। इसी बारे में वो मिस्टर हुआंग से बात करती है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बेटी की शादी पर आओगी, उसके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी लाओगी और वहाँ गाना भी गाओगी। एक्चुअली जैसे ही मिस्टर हुआंग की एजेंसी को रंजू ने छोड़ा था तो उनकी एजेंसी डाउनफॉल में चली गई थी। उनका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था और रंजू ने जब से उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था तब से रंजू की और उनकी आपस में कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी।
अब रंजू को लगने लगता है कि क्या मेरी यही औकात रह गई है कि मैं शादियों में जाकर गाने गाऊं। उसे लग रहा था कि मिस्टर हुआंग ने उसकी इंसल्ट कर दी है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिस तरह से ड्रंक होकर वो रोड पर गिरती पड़ती जा रही थी तो उसे मोखा ने देख लिया था, जिसे इस टाइम पर गियोल लिफ्ट देकर घर वापस लेकर आ रहा था। तो मोखा उससे कहने लगती कि आप ऐसे परेशान ना हो, हम जाएंगे ना उस शादी में, कोई बात नहीं, कुछ भी करेंगे। पर वो ड्रंक थी, गुस्से में उसे कह देती है कि क्या वहां पर भी तुम मेरी जगह गाना गाओगी। और बस वो अपसेट थी, उससे बहुत गुस्से से बात करती है और चली जाती है। गियोल ने भी उनकी बातें सुन ली थी और उसे बहुत बुरा लगा था कि रंजू ने मौका पर अपना गुस्सा निकाला है। पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो अपसेट थी, मैं उनको समझ सकती हूँ, वो कभी भी दिल की बुरी नहीं थी। अब वो उसे एक फटे हुए कार्ड को जाकर जोड़ लेती है। इनविटेशन का उसे पता चल गया था कि कहाँ से आई है, तो वो फैसला करती है कि वो रंजू की मैनेजर के तौर पर वहाँ जरूर जाएगी। अब वो आंटी से मांग कर एक बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनती है और वहाँ जाने लगती है कि गियोल उसे लिफ्ट देता है। वो उसे कहती है कि मुझे स्टेशन पर उतार देना, पर गियोल कहता है कि मैं भी उस शादी में इनवाइटेड हूँ, एक ही फील्ड से होने की वजह से उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ही छोड़ूंगा। और साथ ही साथ उसने देख लिया था कि उसके पैरों पर शूज की वजह से बहुत सारे जख्म हो गए हैं, तो वो उसे सनी प्लास्ट भी निकाल कर देता है। वो उसकी साइलेंटली बहुत केयर करता था और ये बात मौका ने भी फील कर ली थी। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर जंग को दिखाते हैं, वो जहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे वहाँ पर वो भी उनके पीछे पीछे आया हुआ था। वो कुछ एशियन जाइंट हॉर्नेट्स को पकड़ने के लिए वहां से जा रहे थे कि वो पीछे पीछे उनके सारे टाइम टेबल की फोटो ले लेता और उन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। इतने में उनसे मिलने के लिए वही इंश्योरेंस एजेंट भी आता है। वो उसे कहते हैं कि कीहू एक दिन जरूर आएगा और मैं उसकी तलाश में हूँ। और वही एजेंट जो कि कीहू का स्कूल का क्लास फेलो था, वो ये सुनते ही परेशान हो जाता है और कहता है कि अंकल आप ये सारा कुछ भूल क्यों नहीं जाते, खत्म करें इस कहानी को। मुझे नहीं लगता कि कीहू जिंदा होगा। वो ये बात इतने इमोशंस के साथ कह रहा था कि अंकल ने उसकी नजरों ही नजरों में बहुत कुछ पढ़ लिया था। वो खामोश रहते लेकिन मन ही मन में बहुत कुछ डेंजरस सा प्लान कर रहे थे। जबकि उधर मौका बहुत शानो शौकत से जाती है और रंजू का दिया हुआ फ्लावर्स वाला गिफ्ट सबसे आगे जाकर रख देती है। उसी टाइम पर मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए वहाँ पर सेओजिन भी आया हुआ था और उसे पता चल जाता है कि ये अपने मतलब से यहाँ पर आया है, क्योंकि ये उनको ब्लॉक करना चाहता है ताकि वो कभी भी रंजू की एल्बम्स को री रिलीज ना करे। जैसे ही वो मिस्टर हुआंग को देखती है तो कहती है कि मैं तो इनको जानती हूँ। गियोल हैरान था कि कब से जानती हो, तो वो कहती है कि बहुत पुराने अरसे से जानती हूँ, ये भी चोसन आइलैंड से हैं। और फिर वो तुरंत ही रंजू को कॉल भी करती है और उससे कहती है कि प्लीज आप यहाँ आ जाएं, अगर आज ना आई तो आप बहुत पछताएंगी। और बताती है कि मैं आपकी सबसे पहली फैन भी हूँ, क्योंकि जब आप चोसन आइलैंड में थी और वहाँ के स्कूल में आप एक दफा गाना गा रही थी, तब मैंने आपकी पहली परफॉर्मेंस देखी थी और तभी से मैं आपकी फैन हो गई थी। तब यही मिस्टर हुआंग आपके म्यूजिक टीचर हुआ करते थे ना, और आपको स्टार बनाने की खातिर इन्होंने अपनी सरकारी जॉब और पेंशन सारा कुछ छोड़ दिया था और आपको लेकर सियोल आ गए थे। इन्होंने आप पर कितने एहसान किए हैं, अगर आज आप ना आए तो वो बहुत शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उनकी फैमिली ने भी उन्हें छोड़ दिया था उनकी इस हरकत की वजह से। और आज वो चाहते थे कि अगर इसने कोई स्टार बनाया तो वही स्टार आकर इसकी बेटी की शादी पर भी परफॉर्म। रंजू ये सुनकर हर्ट होती है और कहती है कि मैंने मेकअप नहीं किया, तो वो कहती है मैं मेकअप करूंगी। तो वो कहती है कि मैं गाना कैसे गाऊंगी, मैं तो ज्यादा लंबी सुरी नहीं उठा सकती। तो वो कहती है कि हम लोग हारमोनी में गाएंगे, इकट्ठे गाएंगे, तो जहाँ सुर ऊपर नीचे हुई मैं संभाल लूंगी। अब उसकी बातें सुनकर रंजू फैसला करती है कि वो भी इस शादी में जरूर आएगी और फाइनली वो अपनी अपीयरेंस देती है अपने मैनेजर के साथ और वो दोनों फन में इकट्ठे खड़े होकर वहाँ पर गाना भी गाते हैं। जहाँ पर रंजू को मुश्किल हो रही थी, मौका उसे कवर कर लेती है। और यहाँ पर मिस्टर हुआंग को इस तरह से रंजू को आए देखकर काफी खुशी होती है। वो उसका थैंक्स भी करते हैं बाद में और उन दोनों ने आपस में अपने गिले शिकवे खत्म कर लिए थे। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सेओजिन जब शादी पर आया था तो उसने मिस्टर हुआंग को एक ऑफर दी थी। उसने अपनी कंपनी को लेकर बहुत बड़ी पोस्ट भी उनको दी थी, बहुत सारा पैसा भी ऑफर किया था और कहा था कि इसके बदले आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी एल्बम्स री रिलीज नहीं करेंगे। ये सुनते ही वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, तुमसे बड़ा स्वार्थी मैंने आज तक नहीं देखा। जिसने रंजू को टिश्यू पेपर की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया तो वो कल मेरे साथ क्या करेगा। मैं तुम जैसे सेल्फिश के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करने वाला। और इसके साथ ही एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो है आरजे एंटरटेनमेंट एजेंसी की एक सबसे बड़ी स्टार जिसका नाम मूरे है। और ये मूरे, इसको रंजू ने अपने हाथों से प्रिपेयर किया है और इस वक्त वो उनकी एजेंसी की टॉप स्टार है। इसका मन कुछ और है और दिखावा कुछ और। अब शाम को मोखा को आज वो मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आजकल एक मिशन पर हूँ और मैं बहुत जल्दी कीहू को ढूंढ लूंगा। वो ये सुनते ही खुश हो जाती है और कहती है कि क्या वो जिंदा है। तो वो कहता है कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बस ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। उसे सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि एक्चुअली वो ठीक ठाक था।
उधर हमें हाईवे पर एक एक्सीडेंट दिखाते हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि वही इंश्योरेंस एजेंट और उसकी गाड़ी में बहुत सारी एशियन जायंट हॉर्नेट्स हैं। शायद उन्हीं के ही खुलने की वजह से वो एकदम परेशान हुआ और उससे कोई गलती हुई और उसकी जान चली गई। आज मोखा जब घर पर काम कर रही थी तो उसे वो की मॉम के मुंह से कुछ बातें सुनाई देती हैं जो कि बहुत हैरान कर देने वाली थी। यही बातें कीहू भी बताता था कि उसकी मॉम बोला करती थी। तो वो काफी हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि आप क्या किसी कीहू को जानती है? मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मॉम ऐसे ही बोलती थी। तो मॉम इस बात को टाल देती है और कहती है कि इस कंट्री में हर दूसरी माँ यही प्रोवर्ब अपने बच्चों से बोला करती है। उधर वो को दिखाते हैं आज वही मिस्टर जंग के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता था कि आज उनकी नाइट ड्यूटी है। उन्होंने जहाँ पर गमले के नीचे चाबी छुपाई हुई थी उसे नजर रखी हुई थी और वो जगह भी पहचान लेता है। वो अंदर जाकर उनके घर पर नजर रखे हुए था और जैसे ही वो वहाँ की डिफरेंट चीजों को देखता था तो उसे बहुत सारी यादें आने लगती हैं कि जैसे उसका बचपन इसी जगह पर ही गुजरा हुआ है। इतने में वहाँ का कोई दरवाजा खोलता है और उसे लगा था कि मिस्टर जंग आ गए हैं, अब उसकी खैर नहीं। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि गियोल था और उसे अपने भाई की सेफ्टी को लेकर फिक्र हो रही थी। तो वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ गया था। यहाँ पर वो एक फैमिली फोटो देखता है जिसमें उसकी मॉम थी, वो दोनों भाई थे और उसके साथ साथ मिस्टर जंग खड़े हुए थे। उसे पता चलता है कि यही मेरे डैड है। तो गियोल भी उसे बताने लगता है सारी हकीकत। कहता है कि जिस तरह से डैड हम पर जुल्म किया करते थे तो वो दोनों भाई हमेशा इकट्ठे होते थे। कीहू एक नहीं था बल्कि वो दो भाई थे जो कि अपने डैड का टॉर्चर सहा करते थे और उसके साथ साथ उनकी मम्मी भी, जिन्हें वो अक्सर मारा करता था। और इसके साथ साथ इतना मारा था कि एक दफा बेचारी का पैर भी खराब हो गया था। यही से वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है और पता चलता है कि एक दफा उनकी अपने डैड से बहुत लड़ाई हुई थी और उन्होंने उनकी मॉम को भी मारा था। और इतने में उन्होंने अपने एक बेटे के सिर पर बहुत भारी चीज दे मारी थी जिसके बाद से उसको अपनी बचपन की कोई भी यादें नहीं थी। अब वो को ये सुनकर कंफर्म हो जाता है कि जैसे वही कीहू है। वो कहने लगता है कि पहले हम उनसे डरते थे, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम जवान हो चुके हैं, अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। लेकिन गियोल उसे मना कर देता है और कहता है कि इसके बदले हमारी फैमिली टूट जाएगी। उस नए बाप ने हमें अपना नाम भी दिया है और हमसे बहुत प्यार भी किया है, तो हम उनको क्यों हर्ट करें। जबकि दूसरी तरफ मोखा को आजकल बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे कि जैसे वो आइलैंड पर ही है और वहां पर एक वाइल्ड एनिमल उसका पीछा कर रहा है। एक्चुअली सपनों में उसे इशारा ही मिला था, ये वाइल्ड एनिमल और कोई नहीं बल्कि वही मूरे ही थी। जबकि आज गियोल और उसकी मॉम आपस में बात करते हैं और उसकी मॉम बहुत डरी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो साइकोपैथ जंग से बहुत डरती है और कभी भी नहीं चाहती कि वो मोखा के या किसी के भी पीछे आए। उधर मिस्टर हुआंग ने फैसला कर लिया था और वो यही गुड न्यूज़ रंजू को भी सुनाते हैं कि उन्होंने उसकी एल्बम्स को री रिलीज कर दिया है और अगर वो एल्बम्स 20 बिलियन तक पहुंच गई तो इसका मतलब है कि वो कंपनी के आधे शेयर्स हासिल करके स्योजन से बदला ले सकती है। उधर वो ने गियोल की बातों की वजह से फैसला किया था कि वो शांत रहेगा और इसी वजह से वो जाता है और वही यूएसबी ड्राइव जो कि उसे अपने पुराने घर में से मिली थी वो जाकर मोखा को दे देता है और कहता है कि मुझे कीहू मिला था। वो इस वक्त मैरिड है और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है और वो चाहता है कि तुम उसे डिस्टर्ब ना करो। रंजू के पास वो जाती है और कहती कि मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गियोल और वुहाक इन दोनों भाइयों में से ही एक कीहू है और ये कौन है मैं पता चला कर ही रहूंगी। वो एक रिपोर्टर था और आज वो एक केस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था और वहीं पर ही उसे पता चलता है कि एशियन जायंट हॉर्नेट्स की वजह से एक इंश्योरेंस एजेंट की डेथ हो गई है और उसके डैश कैम से मेमोरी कार्ड भी गायब है। उसकी वाइफ बहुत रोती है और कहती है कि ये किसी की साजिश है। टाइम पर हमें मिस्टर जंग को दिखाते हैं। एक्चुअली ये सारा कुछ उन्होंने ही किया था और डैश कैम से मेमोरी कार्ड चुरा लिया था। अब वो वही डैश कैम की वीडियो बैठकर देखने लगते हैं। बेशक वो 20 घंटे की रिकॉर्डिंग थी लेकिन वो साइकोपैथ थे, सारी की सारी पूरी देखेंगे। दूसरी तरफ मूरे ने जैसे ही वापस एंट्री की थी तो उसने एक चैलेंज कर दिया था और वो था एक साइलेंट चैलेंज रंजू के लिए। वो उसे एक स्टार की डेथ देना चाहती थी तो कहती है कि उसे रियलिटी शो में उसके मुकाबले में मैं जाऊंगी और वो उसे अपना मेंटोर नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानती थी। मूरे एक टॉप स्टार थी, वो जैसी भी उल्टी सीधी फरमाइश करती थी शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सारा कुछ मानना पड़ता था और यहाँ पर उसकी यही शर्त थी कि वो लाइव रिकॉर्डिंग करेगी, मतलब रिकॉर्डिंग सबके सामने करेगी और उसी रिकॉर्डिंग पर वो शो के बीच लिप सिंक करेगी। मोखा को ये सब बहुत बुरा लगता है लेकिन कोई भी एतराज नहीं कर रहा था और तो और मिस्टर पार्क उसे ब्लैकमेल कर सकते थे ना उसकी वीडियो के थ्रू, तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं जिसकी वजह से मोखा को शांत होना पड़ता है। अब वो बाहर जाकर सारा गुस्सा डस्टबिन पर निकालती है और यही सारा कुछ करते उसे गियोल ने भी देख लिया था और कहता है कि इस तरह से कई दफा इस पर मैंने भी गुस्सा निकाला था, इसलिए तुम शांत रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जबकि उधर रंजू अपने वोकल कॉर्ड्स का चेकअप कराने के लिए गई हुई थी। उसे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वरना उसके वोकल कॉर्ड्स इस वक्त बिल्कुल ठीक है। शायद वो स्टेज के डर की वजह से सही से सुर पकड़ नहीं पाती।
मोका को काफी गुस्सा था गेओल पर कि उसने मूरे को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया है और इसके खिलाफ वो बोला ही नहीं है। वो उसे छत पर मिलती है तो कहती है कि मैंने सोचा था पहले कि शायद तुम की हो, लेकिन तुम कभी भी कीहू नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक डरपोक हो और मेरा कीहू कभी भी डरपोक नहीं था। अब गेओल एक दफा एडिटिंग कर रहा था उसी शो से रिलेटेड, तो उसे कुछ हैरानगी की बात लगती है और वो ये थी कि मोका की आवाज रंजू से काफी मिलती है और जब वो दोनों इकट्ठे शादी पर गाना गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही पर्सन है और दो आवाजें हैं। और बस यहीं पर ही उसे कोई ना कोई हिडन क्लू मिल ही जाता है और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली रंजू सिर्फ लिपसिंग करती है और असल आवाज मोका देती है। अब वो उनका ये राज तो जान चुका था, तो शो के एंड टाइम पर हमें पता चलता है कि उस शो की डायरेक्टर की तबीयत खराब हो जाती है, उसे इमरजेंसी में ले जाया जा रहा था, तो वो शो को डायरेक्ट करने का ऑर्डर दे देती है गेओल को। अब वो ये शो संभालेगा। अब रंजू जैसे ही आती है तो मोरे भी जानबूझकर उसी टाइम पर रेड कारपेट पे आ जाती है और दिखाना चाहती थी उसे नीचा कि देखो मेरी फैन फॉलोइंग तुमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी टाइम पर वो मोका को वहाँ पर बुला लेती है और उससे कहती है कि उस दिन तुम्हें ऑडिशन में चूज किया गया था, अगर ये लड़की आइलैंड पर गुम ना होती तो आज तुम्हारी जगह ये स्टार होती क्योंकि इसकी आवाज तुमसे कई गुना बेहतर है। अब ये सुनते ही मूरे को मोका से नफरत होने लगती है, तो अब मूरे एक साइड पर ले जाकर मोका को डराना और ब्लैकमेल करना चाहती थी कि इतने में गेओल भी उसको देख लेता है और उसको वहां से बचाकर उन दोनों को मीटिंग के लिए बुला लेता है। अब मोका को एक बात समझ आ गई थी कि वो वाइल्ड एनिमल जो उसके सपनों में आता था वो असल में भी बीच पर आया था एक दफा, और उसे वो डरी नहीं थी बल्कि उसने उसे जाल में फंसा लिया था, उसका शिकार कर लिया था और इस मोरे का भी वो ऐसे ही शिकार करेगी। अब गेओल उन लोगों को मीटिंग के लिए अंदर बुलाता है और उनसे कह देता है कि मूरे को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर लिपसिंग नहीं चलेगी। अगर इसने कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो फिर इसे सबके सामने लाइव ही गाना पड़ेगा जिस तरह से रंजू गाएगी। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये रंजू की असली आवाज नहीं है बल्कि मोका उसके लिए गाती है। ये सुनकर तो सारे ही शॉक्ड रह जाते हैं और मूरे तो इतनी नाराज हुई थी कि वो पहले ही वो कमरा छोड़कर चली गई थी और कहती थी कि मैंने शो में भाग ही नहीं लेना। और रंजू की हालत तो देखने वाली थी, उसका झूठ दुनिया के सामने आ जाएगा तो वो फिर क्या मुंह दिखाएगी। इतने में सोजिन भी वहां पर पहुंच जाता है और उस शो के डायरेक्टर से कहने लगता है मूरे ये शो छोड़कर चली जाएगी, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो वो भी कहता है ठीक है, फिर मैं भी सबको वजह बता दूंगा कि वो रिकॉर्डिंग पर मुकाबला करना चाहती थी, आप लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। अब सोजिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो बुरी तरह से फंसा गया था गेओल के चाल में। गेओल ने सबको क्लियरली कह दिया था कि अगर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे तभी मैं ये शो चलने दूंगा। और हाँ, दोनों ही पार्टीज लाइव गाएंगी पर्दे के पीछे। रंजू वाली पार्टी जीत गई तो फिर वो असली चेहरा दिखाना पड़ेगा जो कि मोका का है, वो उसके लिए गाती है। असली आवाज दुनिया को पता चलनी चाहिए कि किसकी है। रंजू एक दफा बहुत अपसेट होती है और कहती है कि तुम भी मेरी टांग खींचोगी और मुझे हटाकर खुद फेम की दुनिया में पहुंच जाओगी, पर मोका उससे कहती है कि हम इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। पर लगता है कि बेचारी रंजू को दुनिया में बहुत ज्यादा धोखा मिला था, इसकी वजह से सारे लोग ऐसे लगते थे, पर वो मन की बुरी नहीं थी। जब स्टाइलिस्ट आते तो वो कहती है कि मोका को बहुत अच्छे से तैयार करना और खुद एक कमरे में साइड पर जाकर बैठ जाती है। उसके सामने एक अपॉलॉजी लेटर था जो उसने दुनिया के सामने बोलना था और बस इस तरह का कुछ कहना था कि उसकी अपनी भी फेस सेविंग हो जाए और असली चेहरा मोका का भी दुनिया के सामने आ जाए। अब उधर दोनों कंटेस्टेंट्स को रेडी किया जा रहा था। एक तरफ मूरे को बहुत सुंदर सा तैयार कर रहे थे, दूसरी तरफ जब मोका तैयार होती है तो लग रहा था कि जैसे वो पहचान ही नहीं जाएगी। अब उसी टाइम पर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं कि वो हक को अपने नए डैड मिस्टर ली के थ्रू सारी कहानी पता चलती है। वो उसे सारी डिटेल से बताते हैं कि किस तरह से उसकी और उसकी मॉम की मुलाकात हुई थी। वो अपना नाम चेंज कराना चाहती थी और वो भी उसके डैड यानी कि मिस्टर जंग से चोरी चोरी। वो उस टाइम पर एक सिविल सर्वेंट थे और वो उसकी दर्द समझ सकते थे। वो नाम तो चेंज कर सकती थी, डिवोर्स भी ले सकती थी, लेकिन उससे भाग नहीं सकती थी। उससे भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये था कि वो किसी और की आइडेंटिटी यूज करे। वो बेचारी बहुत मजबूर थी और उसे मिस्टर जंग ने इतना मारा था कि बेचारी का एक पैर भी लंगड़ाने लगा था। इस मौका पर मिस्टर ली को उस पर बहुत दया आती है और वो उसका साथ देने का फैसला करता है। कुछ अर्से पहले उसी एरिया में एक ही फैमिली के 4 सदस्य मिसिंग हो गए थे और वो उन्हीं की आइडेंटिटी इन पर यूज करने लगता है। ये लोग वही बनकर रहने लगे थे। वो हक उससे अपना असली नाम पूछता है तो पता चलता है कि वो कीहू नहीं है बल्कि वो तो चैहू है और कीहू उसका भाई गियोल है। हम ये सारा कुछ पता चलने के बाद वो शौक में था कि एक और शौक मिलता है और पता चलता है कि आज मोका की फर्स्ट अपीयरेंस है स्टेज पर और वो भी इस सूरत में होगी कि अगर उसकी टीम विन कर गई। यहाँ पर वो लोग जैसे ही मोका को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। वो तो पहचान ही नहीं जा रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। इवन के वहाँ पर एक बॉय तो उसकी तारीफ में कहता है कि जब तुम पहले दिन वहाँ से मिली थी तो लग ही नहीं रहा था कि तुम वही हो, तुम तो उस दिन बिल्कुल आदिवासी लग रही थी। और मोका को लग रहा था कि ये मेरी तारीफ नहीं बल्कि मुझे शर्मिंदा ज्यादा कर रहा है।
मोरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। जबकि उधर ग्योल भी देखता है जैसे ही मोका को तैयार हुए तो बस उसे देखता ही रह जाता है। बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर एक और बात भी मोका ने फील की थी, और वो ये थी कि ग्योल ने उस शो में जो बैकग्राउंड यूज किया था वो बहुत सुंदर था। वो एक्चुअली वही बैकग्राउंड था जो कि कीहू ने उसकी म्यूजिक वीडियो में रखा था, बीच का बैकग्राउंड। ये सारा कुछ देखकर वो बहुत टची हो जाती है। वेल, अब शो स्टार्ट होने का टाइम था। मोरे की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और लगता था कि वही वोटिंग के थ्रू ये कॉन्टेस्ट आसानी से जीत जाएगी। बेशक उसमें टैलेंट मोका से कम था, लेकिन वो लोग जैसे पहले स्टेज पर आते हैं तो वहाँ पर रंजू सबसे अपॉलॉजी करती है, बहुत ही फेस सेविंग मेथड में, और कहती है कि ये आवाज़ जो आप लोग सुन रहे थे वो मेरी नहीं थी बल्कि किसी और की थी, और एक्चुअली मैंने उसका टैलेंट आप लोगों के सामने लाने के लिए ही ये ट्रिक यूज़ किया है। माफ़ी तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस आवाज़ के पीछे फेस कौन सा है तो प्लीज़ उसे वोट करें, तभी वो आपके सामने आएगा। और बस उसने पब्लिक की साइकी पर हाथ रख दिया था। अब वो लोग क्यूरियोसिटी के मारे ऑफ कोर्स मोरे से भी ज्यादा वोट दूसरी आवाज को देने वाले थे। अब दोनों सिंगर्स बारी बारी ए और बी के नाम से पर्दे के पीछे से कोई गाना गाती हैं, और फिर उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग होती है तो पता चलता है कि फाइनली मोका ही वो वोटिंग में जीत गई है। अब वो सबके सामने अपीयर होती है और एक जबरदस्त सी परफॉर्मेंस देती है जिसमें वो लाइव सिंगिंग कर रही थी। उसका सपना पूरा हो गया था, जो एक वीरान टापू पर रहते हुए उसे लगता था कि कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अब मोका को ग्योल पर शक तो हो ही चुका था, तो वो उसके एक फ्रेंड से पूछने लगती है कि आप लोग अक्सर ही आइलैंड्स को साफ करने के क्लीनिंग मिशन पर जाया करते थे, क्या आप कभी नहीं गए? तो वो कहने लगता है कि हाँ, ये सारा कुछ तो ग्योल ही कराता था और बहुत सालों से कराता था, लेकिन जब से तुम मिली हो उसके बाद से हम कहीं नहीं गए। शायद हमारा स्केड्यूल बहुत टफ रहा होगा, लेकिन इस बात का आंसर मोका को मिल चुका था। ग्योल उसकी तलाश में था। वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जा रही थी कि इतने में पता चलता है कि दोनों भाई साइड पर खड़े बातें कर रहे हैं। आज वो हाँ ग्योल से कहता कि मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि तुम ही की हो, जो मैं खुद को समझता था वो मैं नहीं हूँ। पर उनको एक चीज का डर था कि उनके डैड अगर दोबारा से उनके पीछे आए तो उनकी इस हैप्पी फैमिली को नर्क बना देंगे। और मिस्टर जंग के पास भी एक ही रास्ता था कीहू तक पहुंचने का, और वो मोका थी। उन्हें पता था कि जहाँ पर मोका होगी उसके पीछे पीछे उन्हें कीहू जरूर मिल जाएगा, और आज भी ऐसा ही होता है। वो उनके टीवी चैनल वाली बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हुए थे, मोका का वेट कर रहे थे। मोका उनको देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगा था कि उसके पीछे पीछे वो कहीं उन दोनों भाइयों तक न पहुंच जाए, तो वो एक बोल्ड स्टेप लेने का फैसला करती है। उसका जहन कहीं ना कहीं वही 16 साल लड़की वाला था। वो मिस्टर जंग से जाकर मिलती है और कहती है कि सॉरी, मैं उस दिन घबरा गई थी, आप मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहे थे कि जैसे मुझ पर अटैक करने वाले हैं। और वो उनसे कह देती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो दोनों भाई कहाँ हैं, और बस यहीं से वो पकड़ी गई थी। मिस्टर जंग बहुत शातिर थे। वो कहते हैं कि चोसन आइलैंड पर जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब मेरे साथ सिर्फ मेरा एक ही बेटा था, और वो कीहू था। किसी को भी मेरे दूसरे बेटे का पता नहीं था। इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि इस वक्त वो दोनों भाई कहाँ हैं। अब वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की करती है। रंजू ने घर पर उसके लिए एक गिफ्ट रेडी किया हुआ था, लेकिन इतने में उसे मोका का एक टेक्स्ट आता है जिसमें वो कह रही थी कि मैं जैसे ही स्टेज पर आज सारी दुनिया का सामना करती हूँ और अपना सपना पूरा होते हुए देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आगे मैं प्रोसीड करना ही नहीं चाहती। मुझे जो मिलना था वो मिल गया। इसके बाद जो फेम की वजह से इंसान को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं वो मैं कभी फेस करना ही नहीं चाहती, इसलिए ये सारा कुछ छोड़कर जा रही हूँ। ये देखकर रंजू को बहुत अफसोस होता है। उसने अपने आप को साइड पर किया और उसे आगे किया ताकि वो अपना सपना पूरा करे और एक और टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन इस टाइम पर उसे लग रहा था कि मोका ने मुझे धोखा दे दिया है, जबकि उन दोनों बॉयज को पूरा भरोसा था कि मोका ने ये सारा कुछ किस वजह से किया है। वो यकीनन हमें ही सुरक्षित रखना चाहती है। उसे सारी रियलिटी पता चल गई है कि हम में से एक ही कीहू है। अब वो बहुत दूर एक शहर में चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और वो जहाँ भी जाती थी उसकी फोटो कोई ना कोई बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता था, क्योंकि कल रात की खबर थी और उसे बहुत अटेंशन मिल रही थी। और बस इन्हीं सोशल मीडिया न्यूज़ को ट्रेस करते करते कोई उसके पास पहुंच जाता है, और वो ग्योल था। उसे छोड़कर मोका वहां से जाना चाहती थी, पर वो उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ हमसे दूर ना जाओ। मुझे पता है तुम हमें बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रही हो। कल रात तुम मेरे डैड से भी मिली थी, ये भी मैं जान चुका हूँ, लेकिन प्लीज़ भागना कोई हल नहीं होता। अब हम बड़े हो गए, अब हम उनसे कभी मार नहीं खाएंगे, हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर उसे समझाने के बाद वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम इतने सालों बाद वापस आई हो और हमारी खातिर फिर से सारा कुछ सेक्रीफाइस करने लगी थी, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसी टाइम पर वो हाक भी पीछे से आता है और उन दोनों को इकट्ठे देखता है। वो तो हार्ट ब्रोकन ही हो गया था, क्योंकि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जिन दिनों वो सोचता था कि शायद वो कीहू है, उसे कहीं ना कहीं मोका में बहुत इंटरेस्ट होने लगा था। वो उसके लिए फॉल कर चुका था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली जब डैड ने कीहू पर अटैक किया था तो उसे बचाते बचाते चेहू आगे आ गया था, जो कि इस टाइम पर वो हाक है।
और बस सिर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था और उसका ट्रीटमेंट सेउल में ही हो रहा था। उसी टाइम पर मिस्टर जंग की पोस्टिंग दूर दराज चोसन आइलैंड पर हो गई थी और वो अपने दूसरे बेटे कीहू को ही वहां पर लेकर गए थे। पर उसकी मॉम ने कहा था कि एक दिन आएगा जैसे ही चेहू ठीक होगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और बस इसी वजह से कीहू बार बार पैसे जमा करता था ताकि वहां से भाग सके और बाबा के हाथों बहुत मार भी खाता था। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया कि वहां से भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब वो अपने भाई चेहू से मिला था तो उसे कोई भी यादें नहीं थी, उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। लेकिन वो खुश था कि चलो अच्छा है, पास्ट की कोई भी बिटर मेमोरीज उसके पास नहीं है। उनको ये नई और हैप्पी फैमिली देने में अगर किसी का हाथ था तो वो मिस्टर ली थे, जो कि बिल्कुल एक अच्छे डैड की तरह से उन लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं और गियोल कहने लगता है कि देखो अब तो तुम सुपरस्टार बन चुकी हो, तो तुम अपना पहला ऑटोग्राफ मुझे दो। और वो उससे उसका पहला ऑटोग्राफ ले लेता है और कहता है कि हो सकता है कि कभी तुम इतनी टॉप स्टार बन जाओ कि तुम्हारा यही पहला ऑटोग्राफ ऑक्शन में जाकर लगे और मैं मिलियनियर बन जाऊँ। अब उसके बाद आगे 2 दिन छुट्टी थी और वीकेंड पर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना कुछ रिफ्रेश हुआ जाए, और वो लोग अपनी फैमिली को सेउल से भी बुला लेते हैं और वहीं पर ही एक जगह ठहर कर वो लोग पिकनिक मनाते हैं। वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारी एक फैमिली है और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। पर यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात थी। वुहाक, जिसको अब से हम चेहू कहेंगे, वो उनको सामने खड़ा करता है और कहता है कि एक मिनट, हम लोग जरा रिश्ते सॉर्ट आउट कर लें। बचपन में तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, तो क्या अभी भी वो फीलिंग्स मौजूद है? यहाँ पर मौका तो शर्मा कर तुरंत ही नो कर देती है, लेकिन कीहू कहने लगता है कि हाँ, मैं आज भी इसे लाइक करता हूँ, वरना पागलों की तरह 15 साल इसे क्यों तलाश करता रहता। मौका की लाइफ बेशक बहुत टफ रही थी, लेकिन वो बहुत लकी थी। उसे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला था और उसके साथ साथ एक इतनी स्वीट फैमिली भी। पर वो जैसे ही वापस आती है तो उसे पता चलता है कि रंजू उससे नाराज हो गई है। उसने कल उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया था, लेकिन अब वो हार्ट ब्रोकन हो गई है और ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चली गई है। जबकि नीचे रहने वाली पूरी की पूरी फैमिली आज परेशान दिखाई दे रही थी। उन्हें लगता था कि ऑफ कोर्स मौका तो वापस आ गई है और उसे तलाश करते करते मिस्टर जंग भी किसी न किसी दिन यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। और जिस तरह के वो साइकोपैथिक इंसान है, वो उनमें से किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते। पर यहाँ पर उनके डैड मिस्टर ली कहने लगते कि देखो, मैं फैमिली का हेड हूँ, मैं आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। वो उनके जैसे टॉल और हैंडसम तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हमेशा अपने बेटों को बहुत प्यार देते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनके सगे बेटे हों। मोखा को इतनी अटेंशन मिल रही थी कि उसे बहुत सारी एजेंसीज की तरफ से कांटेक्ट किया जा रहा था और बहुत से लोग उसे अपने साथ साइन करना चाहते थे, जिनमें से एक मिस्टर सेओजिन भी थे। जबकि रंजू का कुछ पता नहीं था, वो तो मोखा की कॉल्स भी नहीं उठाती थी और अक्सर ही अपना फोन भी बंद रखती थी। और फिर हमें पता चलता कि एक्चुअली वो एक नर्सिंग होम में गई हुई है। उसकी मम्मी है, जो कि उससे भी ज्यादा इस एज में भी स्टाइलिश और क्लासी है, लेकिन उन्हें अल्जाइमर की बीमारी है। वो अक्सर खुद को ही रंजू रंजू कहने लगती हैं और यही मानती है मानी मन में कि जैसे वो एक टॉप स्टार है, और खुद की ड्रेसिंग और स्टाइलिंग भी इसी तरह की रखती थी। मौका अब रंजू को तलाश करते करते सर्जन की एजेंसी में पहुंच जाती है और सर्जन उससे कहता है कि प्लीज तो हमारे साथ काम करना। तो वो कहने लगती है कि आपने तो मुझे, कि मेरी एज वो हो गई है कि सुपरस्टार बनने की एज से मैं रिटायर हो चुकी हूँ। तो वो कहने लगता है कि ये सारे मेरे शब्द थे, ये तब के थे जब तुम्हें अटेंशन नहीं मिली थी, पर इस टाइम पर जितना फेम तुम्हारे पास है तो एज तो सिर्फ एक नंबर ही रह गया है। जबकि कीहू एक दिन अपने डैड को ट्रैप करने के लिए चोसन आइलैंड जाता है, जानबूझकर कुछ गॉसिप से अंकल के पास चला जाता है और उनको कहता है कि मैं कीहू हूँ और अपने डैड को मिलना चाहता हूँ, अगर वो मुझे मिलने तो बता देते हैं। लेकिन उसके डैड उससे भी शातिर थे, 2 कदम आगे। वो यही मैसेज देते कि चोसन आइलैंड तो बहुत दूर है, उससे कहो सेउल में ही रहे, तुम्हारा बाप तुम्हें वहीं पर ही तलाश कर ले। ये सारा कुछ करते हुए वो बहुत स्केरी दिखाई देते थे। जबकि मौका एक दिन फिर से रंजू के फोन पर कॉल करती है और इस दफा उसका फोन अपनी मम्मी के पास पड़ा हुआ था और वो तुरंत ही कॉल उठा लेती है और कहती है कि तुम रंजू से मिलना चाहती हो? मैं ही तो रंजू हूँ, मैं आ जाती हूँ जहाँ तुम कहोगी। और उसके बाद बहुत स्टाइलिश सी ड्रेसिंग करके अपने ही स्वैग में अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए वो वहाँ से निकल जाती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर रंजू ने उनको बुलाया था, और वो वही घर था जहाँ वो रहती थी। अब अपनी मम्मी को तलाश करते करते रंजू उनको फोन करती है और ये फोन मौका उठाती है। अब रंजू को मौका का सामना करना ही पड़ेगा अपनी मम्मी से मिलने के लिए। अब मौका रंजू से बहुत माफी मांगती है, लेकिन रंजू एकदम से पत्थर दिल हो चुकी थी और वो उससे कहने लगती है कि तुम भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह से हो, तुम्हें मैंने सहारा दिया और तुम ये सारा कुछ, मेरी मेहनत, मेरी बदनामी, सब कुछ साइड पर रखकर सब कुछ छोड़कर जा रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। जबकि उधर कीहू ने आज बहुत बोल्ड स्टेप लिया था। वो अपने डैड वाले घर पर चला जाता है और उनसे जाकर मिलता है। वो एक दफा तो उसे देखकर एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन तुरंत ही चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो फोन पर उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब वो उसका फोन भी तोड़ देते और साथ ही साथ उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि इतने साल बाद तुम वापस आए हो
तुम वैसे की वैसे बदतमीज और बदलिहाज हो। उसे इतना मारते हैं पीटते हैं, बेचारे का खून ही निकलने लगता है। एक्चुअली उसके डैड को ये भी गुस्सा था कि मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, इनको तलाश करने के लिए इतने साल बिता दिए, लेकिन ये लोग एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, मुझे एक साइड पर करके खुश रह रहे थे। ये सारा कुछ वो उसको गुस्से में भूल देता है और उसके बाद पता चलता है कि किहू ने सिर्फ एक चाल चली थी। असली रिकॉर्डर तो उसकी दूसरी पॉकेट में था और वो कहने लगता कि अब की बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश ना करना, मार खाइए, क्योंकि मैं मार खाना चाहता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप बूढ़े इतने स्ट्रांग नहीं रहे कि मुझ पर हाथ उठाएंगे और मैं दब जाऊंगा। इसीलिए अब मेरे पास प्रूफ भी है, अगर मेरे पीछे आए या हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऑल्दो अपने डैड के सामने बहुत स्ट्रांग रहा था, अंदर गाड़ी में जाकर वो बहुत रोता है। वो आज भी कहीं ना कहीं मन से एक बच्चा ही था और उसके अंदर का बच्चा बहुत डर रहा था। अब वो ऐसे नाटक करने लगता है कि जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और इसी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गया था और वहीं से ये चोट लगी है। पहले तो जयहो को लगता है कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बाद में वो पहचान जाता है कि इसने ड्रिंक नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि इस टाइम पर मोका को कुछ लोग बुली कर रहे थे और वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब वो दोनों भाई बहुत लड़ते हैं और जेहू से यही कहता है कि तुम्हें मिस्टर जंग के पास जाने की क्या जरूरत थी, अब वो हमारे डैड नहीं बल्कि हमारे डैड मिस्टर ली ही हैं। मिस्टर ली भी ऊपर खड़े ये सारा कुछ सुन रहे थे और उन्हें साफ नजर आ रहा था कि खतरा बहुत ज्यादा उनकी तरफ बढ़ने लगा है और ये आइडेंटिटी जो उन्होंने छुपाई थी, इसका झूठ एक दिन सबके सामने आ जाएगा। जबकि उधर रंजू ने मोका को कह दिया था कि मुझे अपनी 20 मिलियन कॉपीज कराने की कोई जल्दी नहीं, बल्कि अगर तुम्हारी जिद रही कि तुम मेरी मैनेजर बनकर रहोगी, मुझे भी एक स्टेप लेना पड़ेगा और वो ये स्टेप था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर रही है। इस तरह से अगर उसकी 20 मिलियन कॉपीज 6 महीने में हो भी जाती तो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली रंजू इसलिए भी हार्ट ब्रोकन थी कि इसी तरह के बोल्ड स्टेप जैसे उसने आज मोका के लिए लिए हैं, किसी और के लिए भी पहले लिए थे, और वो था मिस्टर पार्क। वो एक सिंगर बनना चाहता था, उसने उसकी साइड ली थी, उसके लिए स्टैंड किया था, लेकिन खुद ही वो वीक पड़ गया और सारा कुछ छोड़कर पीछे हट गया। रंजू को बहुत दुख हुआ था इस सब की वजह से और आज वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर की जिंदगी गुजार रहा है। और एक और बात भी हमें यहाँ पर पता चलती है और वो ये थी कि स्योजन कभी रंजू का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और इसी मिस्टर पार्क की लड़ाई को लेकर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। आज वो मौका से बचने की खातिर दोबारा से स्योजन के घर पर ही आकर रहने लगी थी, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। और साथ ही साथ उसने एक शर्त भी रख ली थी स्योजन के लिए, और वो ये थी कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी, मतलब कि अपने 50% शेयर से गिव अप कर रही हूँ। इसके बदले एक काम करोगे, और वो ये कि तुम मौका को यहाँ पर हायर करोगे अपने पास और उसकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करोगे कि वो एक टॉप स्टार बनेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि चेहू एक दफा नाश्ता लेकर ऊपर मौका के पास आता है, लेकिन देखता है तो वो और कीहू दोनों इकट्ठे बैठे नाश्ता कर रहे थे और बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जल्दी भाभी बनने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहू भी तो उसे लाइक करता, उसके लिए इस सब पर ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन चेहू ने एक बहुत बड़ा काम किया था और वो ये था कि एज अ रिपोर्टर वो किसी के डैश कैम की वीडियो को एक्सेस कर लेता है और फिर उसके बाद यही सबूत वो पुलिस वालों को भी दिखा देता है। एक्चुअली इस डैश कैम की वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि मिस्टर जंग ने उस इंश्योरेंस एजेंट की गाड़ी में हॉर्नेट्स को छोड़ा है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है और आज भी वो कोमा में है। अब मौका ने स्योजन की ही एजेंसी ज्वाइन कर ली थी और उसकी वजह ये थी कि वो कहीं ना कहीं रंजू के क्लोज रहना चाहती थी, पर रंजू उसके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे उसे इग्नोर कर रही है। एक्चुअली ये सारा कुछ शायद वो इसलिए कर रही थी कि वो स्ट्रांग रहे और मुकाबला करे, कभी भी वीक ना पड़े और दुनिया को दिखा दे कि वो कितनी बड़ी स्टार बन सकती है। अब इसी बीच मौका बहुत ज्यादा मेहनत करती थी और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा समय भी बिताती थी कीहू और उसकी फैमिली के साथ। और इसके साथ साथ ऑफिस में एक मिस्टर पार्क थे जो कि मूरे के मैनेजर थे और उससे उसकी जरा भी नहीं बनती थी। वो जब भी एक दूसरे को देखते थे तो हमेशा लड़ते ही रहते थे। और उधर रंजू के पास एक दफा कीहू आता है और बताता है कि मिस रंजू, आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? तो वो कहती है हाँ याद है, तुम शो प्रोड्यूसर हो ना? तो वो कहता है नहीं, मैं कीहू हूँ जो एक दिन बर्फीली रात में आपसे मिला था। ये सुनते ही रंजू तो हैरान रह जाती है, लेकिन वो खुश थी मौका के लिए कि फाइनली उसे अपना कीहू मिल चुका है। जबकि उसी टाइम पर मिस्टर ली पर आजकल चेहू बहुत शक कर रहा था। वो अक्सर घर से गायब हो जाते थे, कहीं और का बहाना करते थे और जाते कहीं और थे। वो अपने डैड को इसी तरह से पकड़ लेता है और मिस्टर ली को साइड पर लेकर जाता है। और उसी टाइम पर हमें घर का सीन दिखाते हैं। आज उनके सैलून पर कोई आया था और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जंग थे, जो कि आते ही अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत खुश जिंदगी गुजार रही हो, देखो तुम्हें मेरी जुदाई का जरा भी गम नहीं।
वो तो गुस्से से पागल नजर आ रहे थे और इस टाइम पर कीहू भी उन्हें सीसीटीवी में देख लेता है और तुरंत ही अपनी गाड़ी मोड़कर उस तरफ को आने लगता है। लेकिन मिस्टर ली और चेहू एक साइड पर बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे और मिस्टर ली ने उसे सच सच बता दिया था कि आजकल मैं झूठ बोलकर पुलिस स्टेशन जाया करता हूँ। मेरी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है। सब सच बता दिया है कि किस तरह से सिविल सर्वेंट होते हुए मैंने मिस यूज़ किया था और किसी की आइडेंटिटी को मैं अपनी फैमिली पर यूज़ कर रहा हूँ। और ये सारा कुछ होने के बाद जैसे ही वो घर पहुँचते तो देखते हैं वहाँ पर मिस्टर जंग थे। वो गुस्से में आकर मौका पर अटैक करने ही वाले थे। चेहू आता है और मौका को बचा लेता है। इसी बीच वो खुद भी जख्मी हो गया था, पर उसके बाद वो अपने डैड को बहुत मारने की कोशिश करता है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग बॉय बन चुका था, पर मौका उसे रोकती है और कहती है कि नहीं करो, तुम बाद में बहुत पछताओगे। और बस इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और जब तक कीहू घर वापस लौटता है तो वहाँ पर बाकी लोग तो नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मौका ही बैठी हुई थी। मॉम डैड दोनों चेहू को लेकर हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उसका कंधा इस लड़ाई में डिसलोकेट हो गया था। एक तालाब में पानी नीचा होने की वजह से एक डूबी हुई गाड़ी मिलती है जिसमें से 4 लाशें मिली थी और वो चारों लाशें उन्हीं लोगों की थी जिनकी आइडेंटिटी एज अ फैमिली ये लोग यूज कर रहे थे। और ये सारा कुछ न्यूज में भी आ जाता है और ये सब देखकर मिस्टर जंग बहुत खुश होते हैं। लेकिन बेचारी कीहू की पूरी फैमिली के ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आ गया था। उनका सोशली भी बाइकआउट किया जा रहा था और उनके सैलून को भी बंद कर दिया गया था। सारे लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद इसकी मम्मी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तभी तो वो अपने पुराने हस्बैंड को छोड़कर अपने 2 बच्चों को लेकर इस आदमी के साथ फिर रही थी। पर ऐसे में मौका आगे बढ़ती है और बिना ये सोचे कि वो एक स्टार बनने वाली है उन लोगों को खरी खरी सुनाती है और सबको उनका मुंह बंद करने को कह देती है कि अगर आप किसी को नहीं जानते तो जज नहीं कर सकते। अब टेम्परेरी तौर पर दोनों भाइयों को उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया था कि जब तक उन पर केस चल रहा है वो लोग ये जॉब नहीं कर सकते। उन पर बहुत मुश्किल समय था और इसके साथ साथ उनकी बदनामी भी बहुत चल रही थी। ऐसे में रंजू कीहू को कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अब उसी जगह पर कीहू को साइड पर खड़ा करके वो मौका को भी मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब सियोल आई थी तो इधर ही आई थी। एक फॉर्चून टेलर ने मुझे कहा था कि तुम 60 साल तक स्टेज पर राज करोगी, कि जहाँ पर मैंने उस फॉर्चून टेलर को कहा था कि अपना सपना पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब तुम बताओ, अपना सपना हासिल करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? क्या तुम कीहू की फैमिली से अपनी टाइज कट कर सकती हो? क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी एल्बम रिलीज होने वाली है तुम खुद को एक कंट्रोवर्सी में डाल रही हो, तुम आने से पहले ही फ्लॉप हो जाओगी। इसलिए अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहती हो तो कीहू और उसकी फैमिली से कोई वास्ता ना रखो और उस जगह को छोड़कर वहां से निकल जाओ। कीहू भी बाहर खड़ा ये सारा कुछ सुन रहा था। मौका के लिए बहुत मुश्किल फैसला होने वाला था और उसके बाद कीहू जाता है और बहुत सारी शॉपिंग करता है और उसके बाद एक अपार्टमेंट जो उसने खरीदा हुआ था उसे एकदम सेट कर देता है। उसे पता था कि मौका के लिए यही सही जगह है, वो हमारे घर में अब नहीं रह सकती। मौका ने भी जज्बात में आकर एक दफा फैसला किया था कि वो एक दफा साइड पर हो जाएगी और वो अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकलने ही वाली थी कि इतने में ऊपर से कीहू आ जाता है और वो उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही बाहर जा रही थी। अब शर्मिंदा होती है अपनी इतनी सारी पैकिंग देखकर तो उससे कहती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब वो उससे कोई भी गिला शिकवा नहीं करता, बल्कि ये सारी उसकी रंजू के साथ पहले ही डील हो चुकी थी। वो उसे हाथ पकड़ता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर एक पॉइंट पर छोड़कर आता है और कहता है कि जब तुम विराट टापू से मिली थी तभी मैंने तुम्हारे लिए ये अपार्टमेंट खरीद लिया था। अब तुम सुकून से यहाँ पर रह सकती हो। तब मुझे नहीं पता था कि चेहू तुम्हें अपने घर के ही ऊपर वाले पोर्शन पर शिफ्ट कर देगा। ये सब सुनकर मौका को बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि जैसे वो कीहू को हर्ट कर रही है। लेकिन कीहू कहता है कि अपना सपना पाने के लिए तुम इतने साल लड़ी हो, इस पॉइंट पर प्लीज पीछे ना हटो। और फिर नेक्स्ट डे पूरी फैमिली को भी पता चल जाता है कि मौका यहाँ से चली गई है। वो लोग कहते हैं कि इसका अच्छा डिसीजन था, उसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, हमारे साथ रहकर उस पर बहुत सारी उंगलियां उठती। लेकिन चेहू ऊपर उसके कमरे में जाकर आज बहुत रोता है मिस्टर ली के सामने और कहने लगता है कि बेशक मैं ये दिखावा करता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, जब मैं कीहू था तभी मैं मौका के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका था और मैं आज भी उसकी परवाह करता हूँ। ये सारा कुछ मेरे बस में नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं बल्कि मैं खुश हूँ अपने भाई के लिए, पर ये फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होंगी। उधर मौका ने अपनी एल्बम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। रंजू उसकी ट्रेनिंग कर दी थी और उसको लेकर काफी खुश भी थी। लेकिन इतने में मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है और वही शेयर्स को लेकर थी, जिसमें मिस्टर स्योजन एक दफा रंजू के बारे में बातें कर रहे थे कि वो इस वक्त बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है और तो और वो 50% शेयर्स भी लेना चाहती है। और यही बात जैसे ही मीडिया पर आउट हुई थी तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है जिसमें दोबारा से रंजू मौका की खातिर खुद की ही सेक्रीफाइस करती है और कहती कि मैंने उस शो को इसीलिए यूज किया था ताकि दोबारा से मेरी एल्बम्स बिकने लगे और मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैंने किसी और लड़की की आवाज यूज की थी।
वो सारा कुछ खुद पर लेती है। लोग उस पर ब्लेम भी बहुत डालते हैं, लेकिन इसके साथ ही मोका उसकी साइड लेती है और कहती है कि ये आज भी इतनी ही कैपेबल है जितनी ये पहले हुआ करती थी। ये एक बॉर्न स्टार है। अगर ये अपना कोई गाना रिलीज करती है तो देखना वो टॉप चार्ट में ही रहेगा। मोका जो एक वीरान टापू से आई थी, उसे सोशलाइज होना और लोगों के शातिर सवालों के जवाब देना नहीं आते थे। इस सब में उसकी हेल्प किसी ने की थी और वो था चेहू, जो कि एक रिपोर्टर था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले उसे अपने साथ मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि मैं अकेला खाना खा रहा हूँ। उसने वादा किया था तो वो दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है और फिर उसे वो प्रेपरेशन कराता है कि कल किस तरह से तुमने रिपोर्टर्स को हैंडल करना है, वरना ये रिपोर्टर्स बहुत चालाक होते हैं। छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाना है इनसे सीखा जाए। और अब फाइनली चेहू की ही हेल्प से ही मोका की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी गई थी और इसी वजह से ये इशू दब भी जाता है। लेकिन इसके बाद रंजू की और सोजन की काफी लड़ाई होती है। रंजू कहती है कि तुम मेरे बारे में इस तरह के शब्द यूज करते हो कि मैं यूजलेस हूँ। यूजलेस हो तुम एक कचरे का ढेर। तुमने ये एजेंसी स्टार्ट की, लेकिन मैंने ही तुम्हारी कंपनी को इतना ऊंचा पहुंचाया है। मेरे नाम की वजह से ही आज तुम इस पॉइंट पर हो। और वो ये कहती हुई उसका घर छोड़कर चली जाती है। और फिर इतने में वो अपनी मम्मी से जब मिलने के लिए जाती है तो उसे एक बात पता चलती है, और वो ये थी कि एक्चुअली उसकी मम्मी ने उसे स्टेज नेम रंजू दिया था। ये कहीं और से नहीं बल्कि उन्होंने खुद का नेम उसे दिया था। वो अपना स्टेज नेम रंजू रखना चाहती थी, लेकिन उनकी एक बेटी हो गई और उसकी केयर करते करते वो अपना सिंगर बनने का सपना छोड़ चुकी थी। इसीलिए वो आज भी खुद को रंजू कहती थी और वो उससे जाते जाते बस यही कहती है कि तुम अपना ये सपना पूरा करना। तुमने पूरे 60 साल स्टेज पर हुक्मरानी करनी है। और फिर एक दिन कीहू देखता है तो उसी के ही घर के ऊपर वाले पोर्शन में चोरी चोरी मोका दोबारा से आ गई थी। एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी और उससे कीहू ने कहा था कि जब भी तुम्हें घुटन फील हो, तुम कहीं आना चाहो तो वो कमरा तुम्हारे लिए खाली रहेगा। अब वहाँ से जाते जाते वो उससे कहने लगती है कि उस दिन मैं जवाब नहीं दे सकी थी जब चेहू ने हमसे पूछा था। तुमने तो तुरंत ही कह दिया था कि मैं आज भी उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं तब शर्मा गई थी। अब तुम्हें बताती हूँ कि मैं आज भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को सजा हो जाए तो मुझे तुमसे हमदर्दी होगी और मैं ये बात कहूंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी फैसला हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अब फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब इन सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसिक्यूटर के सामने जाना था। यहाँ पर मिस्टर ली अपनी वाइफ की सुरक्षा करते हैं और जैसे ही देखते हैं कि मिस्टर जंग भी साथ में आ रहा है तो वो मिडिल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। पर मिस्टर जंग का यही क्लेम था कि ये आज भी मेरी वाइफ है, क्योंकि इसकी मुझसे डिवोर्स ही नहीं हुई थी और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। इसने हमारी फैमिली बर्बाद की है, मुझसे मेरी फैमिली छीन ली है। पर प्रोसिक्यूटर कोई बहुत अच्छा इंसान था, वो उनकी साइकी को समझ गया था। वो बातों ही बातों में कह रहे थे कि मेरे बेटों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर तुम एक बाप होते तो अपने बेटों को बचाने की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते, जैसे कि मिस्टर ली कर रहे हैं। तुम तो कह रहे हो कि वो मेरी फैमिली है, उनको मेरे हवाले कर दो और साथ ही साथ उन्हें सजा भी दिलवाना चाहते हो। तुम एक साइकोपैथ हो। और इसके साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि वो इंश्योरेंस एजेंट जिसका मिस्टर जंग ने एक्सीडेंट कराया था, वो कोमा में था और अब वो होश में आ चुका है। और इसके साथ ही वो मिस्टर जंग के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट भी दे देता है। एक्चुअली वो इंश्योरेंस एजेंट कीहू का बहुत पुराना फ्रेंड था। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो बारिश हो रही थी। यहाँ पर कोई उनके लिए छाता लेकर आया था और वो थी मूखा, जो कि अब उनकी फैमिली का 5वां मेंबर बन चुकी थी। और वो सारे इकट्ठे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मिस्टर जंग बिल्कुल अकेले रह गए थे। उधर रंजू ने अपनी मॉम के लिखे हुए कुछ लिरिक्स को यूज करते हुए एक म्यूजिक वीडियो बनाई थी और ये वीडियो मोका ने ही उनसे बनवाई थी। और उसकी मम्मी भी उसकी ये परफॉर्मेंस देखती है और बहुत खुश होती है। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी आज भी टॉप स्टार है। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो खुद स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। और जैसे ही ये वीडियो रिलीज होती है, उसका गाना बहुत हफ्तों से टॉप 10 में ही रहा है। इसी वजह से उसकी मॉम को बहुत खुशी होती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि कीहू की फैमिली के पास कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका था। गलत आइडेंटिटी यूज करने पर उन्हें बहुत बड़ी कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती थी। इधर से वो लोग अपना अपना इन्वेलप खोल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रंजू को अपनी मॉम के ड्रॉअर में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं। वो जैसे ही वो इन्वेलप खोलती है तो पता चलता है कि ये तो एक इनवॉइस है और ये एक गाना है जो उसने बहुत सालों पहले जापान के एक ड्रामा में OST गाया था और इसकी 1 लाख से ज्यादा कॉपीज अब तक बिक चुकी हैं। इसका मतलब है कि उसका 20 मिलियन का टारगेट तो कब का पूरा हो चुका। इधर से रंजू को एक गुड न्यूज मिली थी, जबकि दूसरी तरफ कीहू की पूरी फैमिली को गुड न्यूज मिली थी। सबको बरी कर दिया गया था, लेकिन अब वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ ही जिएंगे। ये न्यूज सुनते ही मोका बहुत खुश होती है और तुरंत ही मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही कीहू से मिलती है तो उसे किस कर लेती है और वो दोनों इकट्ठे बहुत खुश नजर आते हैं। अब इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए
वो लोग घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। मिस्टर ली और चहू दोनों केक लेने के लिए गए हुए थे। वो केक लेकर जैसे ही वापस आ रहे थे तो वहीं पर ही मिस्टर जंग भी थे, जिनके हाथ में एक नाइफ था और दिल में भड़कती हुई बदले की आग। वो मिस्टर ली पर अटैक कर देते हैं और उनको इतना घायल करते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। घाव भी उन्होंने दिया था सीधा उनकी नेक पर, ताकि ये बचे ही ना। और बस वही फैमिली जो आज खुशियां मनाने की तैयारी कर रही थी, अब हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से मिस्टर ली जिंदा बच जाएं। जबकि वो साइकोपैथिक मिस्टर जंग घर जाते हैं और एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि कीहू और चेहू, देखना तुम्हारे नाम के साथ सारी जिंदगी मेरा ही सरनेम रहेगा। और हाँ, मेरी वाइफ को भी कह रहा हूँ कि जब अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तब भी तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को मैं मार चुका हूँ, तुम मेरी ही वाइफ बनकर इस दुनिया से जाओगी। और बस इसी तरह से मेरा बदला तमाम होता है, मैं तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता। अब वो सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एक तरफ मिस्टर ली वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर जंग ने खुद को खत्म कर लिया था। मिस्टर ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इस वक्त वो कोमा में थे। अगर इस स्टोरी में कोई रियल हीरो बनता है तो वो वाकई मिस्टर ली ही हैं, जिन्होंने खून का कोई भी रिश्ता ना होते हुए अपनी जान को दांव पर लगाकर उस पूरी फैमिली की सुरक्षा की थी। और वो लोग जो सगे रिश्तों पर भी अपना विश्वास भूल चुके थे, उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे इस दुनिया में आज भी प्यार बाकी है। और अगर वो दोनों भाई आज सक्सेसफुल थे तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली की वजह से। और फिर सारे लोगों की दुआएं रंग ले आती हैं। फाइनली मिस्टर ली को होश आ ही गया था और वो जाते हैं। उन्होंने पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मैरिज की थी, अब वो जाकर अपनी वेडिंग रजिस्टर भी करा लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों बेटों को भी अडॉप्ट कर लिया था। अब उनके नाम के साथ सरनेम जंग नहीं बल्कि ली लग गया था। और एक था ली केहू और एक था ली चेहू। उन दोनों को अपनी अपनी जॉब भी वापस मिल गई थी और उनके कोलीग्स उनको वापस देख बहुत खुश थे। चेहू ने अब एक ही चीज सीखी थी और वो ये थी कि अपनी फीलिंग्स किसी से ना छुपाओ। आज वो अपने भाई को भी गले लगाना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कीहू उसे पीछे धक्का देता है। उसे ये सारा कुछ बहुत क्रिंजी लग रहा था। उधर रंजू ने फैसला किया था कि वो केस कर देगी स्योजन पर। अब बेशक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तो हो चुका था, फिर भी उसे शेयर्स मिल सकते थे। जबकि दूसरी तरफ हमें स्योजन को दिखाते हैं, उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पर साइन ही नहीं किए थे। इतने में उन लोगों को पता चलता है कि मिस्टर स्योजन ने मूरे और मोका दोनों का एक एक गाना आपस में अदल बदल कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों ही गुस्से में थी और रंजू तो लड़ने के लिए उसके घर ही पहुंच गई थी। स्योजन उससे कहने लगता है कि देखो, मैं मोका का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसके लिए ये गाना इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी के साथ ज्यादा सूट करता है, जबकि मूरे के लिए दूसरा गाना सूटेबल है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम हमेशा इमोशंस के साथ चलती हो, तुम एक आर्टिस्ट ही बनने के लायक हो, तुम बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकती। इसी वजह से तुम्हारी मम्मी ने ये सारा कुछ सीक्रेट रखने को कहा था और बोला था कि मेरी बेटी को सिंगर से बिजनेस वुमेन मत बनने देना। और इसी वजह से उन्होंने ये कॉपीज भी छुपा कर रखी थी और मुझे भी शांत रहने को कहा था। तभी मैं कभी भी तुम्हारे 50% तुम्हें देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी की विश थी। और आज वो एक बैट भी लगाते हैं और कहते हैं कि यही गाना जो मौका गाने लगी है, इसके थ्रू देखना वो चार्ट पर नंबर 1 पर आएगी, और अगर वो ना आई तो मैं 50% शेयर खुद तुम्हारे नाम कर दूंगा और एजेंसी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी रिजाइन करूंगा। उन दोनों की बैट लग जाती है। रंजू को बताती है कि वो गाना मैंने सुना तो लगता है कि वाकई मेरे लिए बना हुआ है, मैं तब जज्बाती हो गई थी इसलिए लड़ने लगी थी। और फिर फाइनली उनके गाने रिलीज हो जाते हैं। मूरे तो हमेशा की तरह से नंबर 1 पर रही थी, जबकि मौका बस 70s में आ ही गई थी और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर ही जा रही थी और रेंगती किसी तरह से 30s में पहुंच ही जाती है। पर फिर भी मौका बहुत खुश थी। रंजू उसके लिए थोड़ा सैड फील करती थी, क्योंकि मौका अपनी छोटी से छोटी खुशी को भी बहुत सेलिब्रेट करती थी। उसे कोई बड़ा कॉन्सर्ट नहीं मिला था, बल्कि विलेज में वही शो मिला था जहाँ पर रंजू और उसकी मुलाकात हुई थी। वो बहुत खुश थी और कहती है कि इससे स्पेशल मेरे लिए और क्या हो सकता है। यहाँ पर रंजू आज उसके लिए वही मेहनत करती है जो कि मौका ने उस दिन की थी। उसके लिए बहुत सारे बलून्स फुलाती है और लोगों में बांट देती है ताकि मौका को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। और उसके बाद मौका एक बात रंजू को बताती है और कहती है कि पता है, ये गाना सुनते ही मेरे मन में क्या फीलिंग्स आई थी, ऐसे कि जैसे मैं और जीना चाहती हूँ। जब मैं उस वीरान टापू पर थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस दुनिया में वापस आऊंगी और फिर से स्टेज पर परफॉर्म करूंगी, मेरी भी कोई एल्बम रिलीज होगी। अगर ये सारा कुछ हो गया है तो देखना, मेरा मन कहता है कि ये गाना नंबर 1 पर भी जरूर आएगा। और बस उसके बाद वो स्टेज पर जाती और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। उसे आज बहुत स्पेशल लग रहा था। उसके बहुत सारे फैंस थे जो उसका नेम चैंट कर रहे थे और इसके साथ ही सीन बदलता है। थोड़े अरसे बाद उसका गाना वाकई नंबर 1 पर आ गया था और उसकी एल्बम की सेल्स रिकॉर्ड पर थी। वो एक बहुत ह्यूज कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही होती है। उसकी परफॉर्मेंस स्लो बट स्टेडी रही थी और वो उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां पर पहुंचने का उसने उस दिन सपना देखा था जब वो अपना घर छोड़कर निकली थी। पर बेशक वो एक टॉप स्टार बन चुकी थी, पर वो एक ऐसा स्टार थी जिसके कदम हमेशा धरती पर ही थे।
और ऐसे लोग कभी गिरते नहीं हैं। वो आज भी उसी घर में रहती थी जहाँ पर कीहू उसके साथ था और उन लोगों की एक स्वीट सी फैमिली थी और वो लोग इकट्ठे बहुत खुश नजर आते हैं। अब इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।